फिर टर्म्स हमने डिस्कस किए थे जो प्रीवियस मेथोडोलॉजी थे एप्लीकेशन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट के लिए। वाटरफॉल एजाइल। अच्छा अच्छा, डिस्कस ये डिस्कस ये यही बताया था कि करेंगे आपने पूरा रोड मैप बताया था पूरे में रोड मैप बताया था। डिस्कस नहीं हुआ कभी आपने अच्छा कहा तो ये अच्छा हमने डिस्कस नहीं किया था। हाँ। एक्चुअली जो डिवॉप्स मेथोडोलॉजी है इससे पहले आपका एजाइल, उससे पहले आपका वाटरफॉल, ये मेथड यूज होते थे किसी भी एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के लिए। तो इसमें इस टेबल से आप अंडरस्टैंड करते हो, या और भी मैंने टेबल्स दी होंगी। तो यहाँ पे जो जो भी प्रोसेस परफॉर्म होगा वो सीक्वेंशियल फॉर्म में होगा। यदि पहला प्रोसेस डन होगा तो सेकंड स्टार्ट होगा, जो वाटरफॉल में है। ठीक है। और इसमें ऐसा कोई रिपीटेटिव टास्क नहीं होता था। जब नेक्स्ट ऑप्शन आया, मतलब ये आपका एक लीनियर और सीक्वेंशियल मैनर पे प्रोसेस वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है। कोई प्रोसेस होगा तो सीक्वेंशियल फॉर्म में होगा। पहले प्रोसेस वन परफॉर्म होगा, इसके बाद दूसरा प्रोसेस होगा। इसके बाद जो एजाइल है, एजाइल में क्या है कि इटरेटिव, इटरेटिव मतलब रिपीटेटिव। होता तो एक्चुअली यही है कि जब चीज सक्सेसफुल हुई तो सेकंड स्टार्ट हो। बट इसमें क्या है कि सब, बट इसमें कोई भी ना टीम आइसो मतलब कोलैबोरेट होकर काम नहीं करती। वाटरफॉल में कोई कोलैबोरेशन होता ही नहीं है, सब एकदम टोटली आइसोलेटेड होते हैं। डिपेंडेंसी नहीं होती है। हाँ, पूरा आइसोलेटेड होता है। बट वाटरफॉल में इसमें प्रॉब्लम ये है कि, और इसमें कोई भी फीडबैक वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है। फीडबैक्स नहीं होंगे तो हमारे उसमें कोई हम अपडेट भी नहीं कर पाएंगे, अपडेट नहीं हो पाएगा। और ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था। मतलब किसी प्रोजेक्ट को वाटरफॉल से आप डेवलप या डिप्लॉय कर रहे हो तो बहुत टाइम ले लेगा। ये थोड़ा रिपीटेटिव है, किसी टास्क को आप रिपीट कर सकते हो, प्रोसेस को रिपीटेटिव मैनर में, फ्लेक्सिबल है। और इसमें टीम ना कहीं ना कहीं कोलैबोरेट होकर वर्क करती है। और इसमें ना हाफ ऑटोमेशन भी है, टोटली ऑटोमेशन नहीं बोल सकते इसको। डेवॉप्स एक फुल्ली ऑटोमेटेड मैथोडोलॉजी है डेवलपमेंट के लिए और डिप्लॉयमेंट के लिए। बट जो एजाइल है ये हाफ ऑटोमेटेड है, फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है। बट यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो रिपीटेटिव मैनर्स में भी आप कहोगे तो मतलब कि उसको लूप में चला सकते हो। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ये आपका कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट दोनों आपका कंटिन्यूसली मोड पे रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है। जैसे पहला कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिक सेंस करके उसका जो आउटपुट होगा दूसरे के लिए इनपुट बन जाएगा। जो दूसरे टास्क का इनपुट होगा वो तीसरे के लिए आउटपुट बन जाएगा, मतलब इनपुट बन जाएगा। हाँ, दूसरे का जो आउटपुट होगा तीसरे के लिए इनपुट। ऐसे करके परफॉर्म होता रहेगा कि आपने CI/CD पाइपलाइन बना दिया तो ये इनके प्रोसेस स्ट्रक्चर्स हैं। फिर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट मिनिमम, मतलब इस मिलनी क्या होता था कि जब लास्ट में जब डिलीवर करते थे तभी कहीं ना कहीं कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता था। तो कोई फीडबैक होते नहीं थे, तो उसमें कोई मिलनी अपडेट्स नहीं होते थे। बट यहाँ पे क्या होता है कि हर स्टेज में, हर स्टेज में आपके कहीं ना कहीं आपका फीडबैक होता था, तो उसमें मिल जाते थे। और यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूसली इसमें भी वही ऑप्शंस हैं कंटिन्यूसली। बस इन दोनों में एजाइल और डेवॉप्स में देखा जाए तो डिफरेंस ये है कि ये ऑटोमेटेड नहीं है, मतलब फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है। हाफ ऑटोमेटेड होने का कोई मतलब भी नहीं है। डेवऑप्स आपका फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस है। ठीक, कोई भी मतलब आपका है, जैसे मान लो पूरा डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट जो भी प्रोसेस है, जैसे आप कंप्लीट करोगे नेक्स्ट स्टेज ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी एक बार आपने कॉन्फिडेंस कर दिया तो इसमें हर प्रोसेस में जहाँ भी इंटरेक्शन होता है, जो भी टास्क परफॉर्म होते हैं, आपको एक फीडबैक मिलता है हर स्टेज में। उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस करते हैं। इसमें भी आपका कंटिन्यूसली फीडबैक है आफ्टर ईच डिप्लॉयमेंट। हर डिप्लॉयमेंट के बाद आपको एक नए आपको फीडबैक्स मिलेंगे। ये लो होता है, मतलब यहाँ पे एक बार स्टार्ट होने के बाद किसी को चेंजेस करना बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क है। तो लो फ्लैक्सिबिलिटी है, ये आपको हाई फ्लेक्सिबिलिटी, आप किसी भी पॉइंट में कभी भी कोई भी चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे ये भी हाई है, रिस्पॉन्ड क्विकली टू इशू एंड चेंजेस। डॉक्यूमेंटेशन, इसमें आपको एक बहुत ही हैवी अपफ्रंट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट, मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट करोगे तो उसके लिए बहुत हैवी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। और देखिए बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ये लाइट है, अडेप्टिव डॉक्यूमेंटेशन है। फोकस ये सिंपल से क्या है कि यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन का वो नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे उसी प्रोसेस के साथ साथ आपके बनते चले जाएंगे कंटिन्यूसली टाइम पे। फोकस ऑन ऑटोमेशन एंड मॉनिटरिंग ओवर द डॉक्यूमेंटेशन। तो यही है, इसमें डिफाइंड रिगिड फेजेस है, डिजाइन डेवलपमेंट टेस्टिंग। ये शॉर्ट टाइम पीरियड्स में करता है, स्प्रिंट और इटरेशंस, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट्स है यहाँ पे।
यहाँ पे कोई भी किसी फेजेस में कोई भी आपका कोलैबोरेशन नहीं है। यहाँ पे कोलैबोरेशंस हैं अलग अलग टीम्स के साथ। ये हाईली कोलैबोरेशन है। इसमें भी कोलैबोरेशन उतना बेटर वे पे नहीं जितना डेवऑप्स में। ठीक है। जितना बेटर कोलैबोरेशन होगा उतने जल्दी ही प्रोडक्ट को आप रिलीज कर पाओगे, और बेटर मतलब कोई एरर के साथ। कोई एरर नहीं आएगा। स्पीड ऑफ रिलीज स्लो ओनली आफ्टर ऑल फेजेस कंप्लीट। यहाँ पर डिलीवरी सिर्फ आप कंप्लीट फेज के बाद ही कर सकते हो। इसमें क्या है कि फास्ट एंड ईज, मतलब हर उसमें ईज इंटरेक्शन डिलीवरी वैल्यू, मतलब इसमें फीडबैक होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर स्टेज में वो नहीं कर पाओगे, इतना बेटर नहीं है जितना ये आपका रहता है। वेरी फास्ट एंड कंटिन्यूसली डिलीवरी ऑफ अपडेट्स, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हर उसके बाद हर स्टेज का एक आप डिलीवरी कर सकते हो, और डिलीवर करने के बाद उसको आप ही उसका नेक्स्ट में स्टार्ट कर सकते हो उसकी फीडबैक के अकॉर्डिंग। तो ये एक है। और सबसे फास्ट तरीका तो डेवॉप्स ही आज की डेट में, और डेवॉप्स का मार्केट तो अभी मतलब 20-25 साल तक के तो बना ही रहेगा। मतलब इसी टूल्स में अपडेट होंगे और कुछ नहीं होने वाला। हाँ, क्योंकि मेनली ना एआई, हाँ एआई के साथ इंटीग्रेशन हो जाएंगे। और डेवॉप्स के लिए सबसे जो बेटर एआई टूल है वो क्यूबिया करके एक है। क्यूबिया है, गिटहब को पायलट है। ऐसे बहुत सारे आपके टूल्स हैं जो इसके साथ वर्क करते हैं। क्योंकि गिटहब अब माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर कर लिया है, तो उसकी का को पायलट वर्क करता है उसके साथ। तो ये इसके दे रखे हैं, मतलब इसमें ये भी दे रखा है कि मान लो ये किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है। बेस्ट फॉर प्रोजेक्ट विद वेल डिफाइंड अनचेंजिंग रिक्वायरमेंट, मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जो पहले ही आपने डॉक्यूमेंटेशन में पूरा पूरा वेल डिफाइन कर दिया हो कि इस टाइप से बनेगा, और प्रिडिक्शंस भी हो। बीच में ऐसा कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट, अनचेंजिंग रिक्वायरमेंट, एक स्टैटिक। ठीक है, वेर यू नो एग्जैक्टली व्हाट द एंड प्रोजेक्ट विल लुक लाइक, पहले ही आपको पता है कि प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, लास्ट क्या डिलीवर होगा। बेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वेयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट आर क्रूशियल। कस्टमर फीडबैक इज प्रायोरिटी। यहाँ पे हर स्टेज में कहाँ पे क्या चेंजेस करना हो, फ्लेक्सिबिलिटी आप चेंज कर सकते हो, और हर स्टेजेस में आपको फीडबैक मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी अपना जो भी कस्टमर फीडबैक हो उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट में चेंज कर सकते हो। DevOps में बेटर वेज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस लुकिंग टू ऑटोमेट देयर प्रोसेस, कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट एंड डिलीवर, मतलब जो भी डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को फुल्ली ऑटोमेट कर देना। इम्प्रूव कोलैबोरेशन बिटवीन डेवलपमेंट ऑपरेशन टीम्स। तो जहाँ पे बट ये एक चीज और है, डेवॉप्स को अडॉप्ट करना थोड़ा सा कॉस्टलियर भी है। क्योंकि आपको जो इसके लिए इंजीनियर चाहिए वो भी आपको बहुत हाईली एजुकेटेड चाहिए, वेल अंडरस्टैंडेबल के साथ, क्योंकि ये वो परफॉर्म कर पाएगा जिसको नेटवर्किंग का अच्छा आइडिया हो। ठीक है, जिसको सर्वर्स का अच्छा आइडिया हो। इन सबका आइडिया होगा तब जाके इस पे वर्क कर सकता है एक बेटर आउटपुट। क्योंकि जो एज अ फ्रेशर्स, फ्रेशर्स का मतलब नहीं, देखो फ्रेशर्स में हायरिंग हो जाएगी, बट ये कि आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए होगा। आप यहाँ पे जो डमी प्रोजेक्ट बनाओगे उसी में आप पूरा हैंड्स ऑन कर लोगे, कि जितना जो काम इंडस्ट्री में होता है वो सारा काम यहीं पे आप करके जाओ। मतलब मैं 2-3 प्रोजेक्ट तो मैं ही कराऊंगा, बाकी अपने साइड से भी आप ट्राई कर सकते हो। वो आपको आना चाहिए, मेरे पढ़ने के बाद आपकी बात, खुद भी प्रोजेक्ट बना लो, इतनी कैपेबिलिटी हो जानी चाहिए। टूल्स भी है, टूल्स में अपडेट भी जल्दी जल्दी आते हैं, और इसका नेटवर्क पोर्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें कॉस्ट तो ज्यादा है, बट एक बार कॉस्ट लग गया तो उसकी मतलब एक अपफ्रंट कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, उसके बाद का कोई कॉस्ट नहीं है। इनिशियल कॉस्ट समझ रहे हो ना, जो पहला कॉस्ट लगेगा वो कॉस्ट ज्यादा लगेगा। एक बार सेटअप हो गया तो उसके बाद कॉस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आपको भी मैन पावर ज्यादा नहीं चाहिए। कंपनी में मान लो कि आपने एक CI/CD पाइपलाइन बना दिया, तो पाइपलाइन में चेंजेस तब होगा जब कोई वर्जन में अपडेट आए, और उसमें कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है, एक बंदा ही पूरी कंपनी को हैंडल कर सकता है। आपको कंपनी में कोई डिप्लॉयमेंट में कोई बहुत ज्यादा बंदे की रिक्वायरमेंट नहीं डेवॉप्स की, कि आपको अलग से नेटवर्क वाला बंदा चाहिए या कुछ ऐसा, कि जिसको खुद भी नॉलेज है। तो ये कुछ मैथड थे पहले के, मैंने इनमें कभी वर्क भी नहीं किया, वाटरफॉल और एजाइल में, डेवॉप्स में जो भी है वर्क किया है। तो इसी का मुझे आइडिया, बाकी तो आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन से रीड कर लेना। डेवॉप्स के बारे में टूल्स हम पता कर लास्ट में डिस्कस किए थे, क्या क्या हम टूल्स कवर करेंगे। जो पहला टूल है वो आपका गिट हम स्टार्ट करेंगे, और गिट के बाद हम एंसिबल या जो भी आपको लगता है रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस में कर लेंगे। तो हम चलते हैं पहले, स्टार्ट करते हैं गिट को। गिट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो गिट का फुल फॉर्म सुना है आप लोगों ने? नहीं, गिट का फुल फॉर्म GIT, ग्लोबल। इसके फुल फॉर्म से ही बहुत चीजें आप यहीं पे क्लियर कर सकते हो। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रैकर। यहाँ पे जो भी है वो टूल ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाद में इनको सबको अटैच कर लेंगे एक साथ।
आपका गिट है, गिट का फुल फॉर्म है ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रैकर, ठीक है। इंफॉर्मेशन का मतलब है कोड, जो एप्लीकेशंस के कोड डेवलप किए जा रहे हैं उनको ग्लोबल लेवल में कैसे ट्रैक करना है, कि कौन क्या चेंजेस कर रहा है, किस टाइम कितना चेंजेस किया, सब आप ट्रैक कर सकते हो। तो यही है गिट आपका। मतलब एक जो इसमें कॉन्सेप्ट है, एक है आपका वर्जनिंग, वर्जनिंग से ही ट्रैकिंग करते हैं, और दूसरा एक है डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेनली दो इसके वर्क होते हैं। मतलब जो कोड लिखे जाते हैं उनके मतलब कब क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो आप वर्जन से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और दूसरा कि कोड को मान लो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब एक गिटहब से दूसरे गिटहब में, एक डेवलपर से दूसरे डेवलपर में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो सब सारा कॉन्सेप्ट। बट इससे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि चलो गिट है, तो गिट का फुल फॉर्म पता चल गया कि ग्लोबल लेवल में डेवलपर के थ्रू डेवलप किए गए कोड को कैसे ट्रैक करना है। ये काम डेवऑप्स इंजीनियर का है। अब आते हैं इसके बारे में, गिट के जो विकीपीडिया वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट। तो इसके विकीपीडिया में जाके ये देखो आप, नहीं दिखा रहा कहीं पे भी, ये दिखा रहा है। इसको डेवलप किया था लाइनस टोरवल्ड्स ने, जिसने लिनक्स को डेवलप किया था, शायद वही है। आपका लाइनस टोरवल्ड्स ऑथर है, ठीक है ना। कमांड एंड सेशन शोइंग रिपोजिटरीज, आपको कुछ कमांड दिखा रहा है, गेट इनिट कमांड। कब आया था आपका जो फर्स्ट, अभी जो इनिशियल रिलीज है, नहीं इनिशियल रिलीज आपका 2005, 20 ईयर है। देखो डेवॉप्स मार्केट में आया है 2014 के बाद, और इंडिया में देखोगे तो 19 के अराउंड, 18 19, या बहुत ज्यादा बूमिंग जो हुआ है वो कोविड के बाद, 21 22। उससे पहले तो आप लोग भी नहीं जानते होगे, डेवॉप्स का नाम नहीं सुना होगा कोविड के पहले, या सुना होगा बहुत, इतना इनिशियल आपको आइडिया नहीं होगा क्या होता है। ये पहला रिलीज था 20 साल पहले। अभी का जो रिलीज है 14 मार्च 2025 को, जो लेटेस्ट रिलीज आया है 2.49.0। इसकी रिपोजिटरीज है, इसमें कुछ आपको इसके कंटेंट मिल जाएंगे, इसको आप चाहो तो टैब ओपन करके आप देख सकते हो। इसके वर्जन्स की सारी डिटेल दे रखी है, कोई प्रीवियस आपको वर्जन चाहिए 440.4, तो सब आपको नीचे दिख जाएंगे। इसके बैक आते हैं, मैं आपको ऐसे थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ, बाकी तो वैसे कुछ है नहीं। इसके बाद यहाँ पे इसको रिटर्न किस लैंग्वेज में किया है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको चला सकते हो वो आपको दिख रहा है, ठीक है। टूल्स तो मिली इंग्लिश में ही अवेलेबल है, और किसी लैंग्वेज में नहीं होगा। और लाइसेंसेस आपको दिखा रहा है, और वेबसाइट इसका दिखा रहा है। अब आता है बात को कि गिट का, आप गूगल में गिट सर्च करो, गिट के आइकन से बहुत चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। गिट का, गिट कैट आइकन ऐसा देख लेते हैं। एक्चुअली इनको ना कैट का आइकन चाहिए था, बट वो आइकन पहले किसी ने रिजर्व कर लिया था। तो फिर इनको आइकन क्या है कि आधा इनने ऑक्टोपस और एक आधा इन्होंने कैट का ले लिया, है ना। नीचे से आपको ऑक्टोपस लग रहा होगा, ऊपर से आपको बिल्ली लग रही होगी। तो इमेज को लेते हैं, इमेज को लेने के बाद यहाँ पे इनको ऑक्टोपस वाला आइकन चाहिए था, वो ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिजर्व कर लिया था। अब सेम तो यूज नहीं कर सकते वो, ये पूरा ब्लैक है, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो इसके पैर दिख रहे हैं ना, पैर और पूंछ जो भी दिख रहे हैं, ये सब इसके क्या है, डेवलपर है। ये जो पॉइंट है आपका, मैं आपको बताता हूँ, ये जो इसका पूरा जो सर दिख रहा है, ये है रेपो, रेपोजिटरी। और ये रिमोट रेपो आपका क्या है, रिमोट रेपो, या आप इसको बोलो सेंट्रल स्टोरेज पॉइंट। मतलब किसी प्रोजेक्ट का किसी एक ही रेपो में जाके स्टोर करोगे ना जाके, इसी को बोलते हैं गिट हब। क्या बोलते हैं, गिट हब। गिट एक अलग चीज है, गिट हब उसी का स्टोरेज पॉइंट है, सेंट्रल स्टोरेज पॉइंट। और कोड को स्टोर करता है, ये जो सर है वो आपका वर्ड। ये सब ना डेवलपर है भाई, एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे डेवलपर वर्क करेंगे। तो इन डेवलपर्स को D1 D2 D3, ये मान लो मल्टीपल इनके डेवलपर हैं, ठीक है। ये सब डेवलपर आपके हैं। ये डेवलपर काम करेंगे, काम करने के बाद कहाँ स्टोर कर देंगे, मतलब इनको कोई कोड हो सकता है। एक्चुअली ये भी होता है, जब किसी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो उससे हो सकता है कि जो डेवलपर 1 का कोड है
उस पर डिपेंडेंसी हो सकती है डेवलपर टू की। तो वो डेवलपर टू क्या करेगा, डेवलपर वन जब पहले कोड यहां से डालेगा, पहले इसको क्या करेगा, पुश करेगा, फिर यहां से कोड क्या करेगा, इसको पुल करेगा, फिर इसको चाहिए होगा। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। आपको डेवलपर के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करना है या किसी दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को कोलैबोरेट करना है, बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें। तो मैं जब परफॉर्म करोगे, प्रैक्टिकली करोगे, तभी आपको आइडिया लगेगा क्या हो रहा है। तो जितने भी ये पैर पैर पूछ जो भी दिख रही है, ये सब क्या है, डेवलपर्स हैं। यहाँ से कोड अपना लिखेंगे, लिखने के बाद अपना अपने सिस्टम में लिखेंगे और जाके गिटहब में स्टोर कर देंगे। और जिसको उस प्रोजेक्ट में जो इन्वॉल्व जितने भी डेवलपर्स हैं, वो आपस में कोड को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होगी। तो जो आपको सर दिख रहा है वो क्या हुआ, गिटहब हुआ, एक स्टोरेज पॉइंट, सेंट्रल रेपोजिटरी है। ये रेपोजिटरी किसका है, कोड फाइल को स्टोर करने का। ठीक है, इसके हेल्प से आप इजिली आप शेयरिंग कर सकते हैं। ऑक्टोपस होता तो और मतलब, बट ठीक है, ये और बेटर लग रहा है मेरे को। अब आते हैं, और इसका जो गिट जो टूल है उसका ऑनर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक्चुअली ये ओपन सोर्स था, फिर बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की यही स्ट्रेटजी है। मतलब आप नंबर वन नहीं सकते तो क्या करो, टेक ओवर कर लो, खरीद लो दूसरों को, समझे। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले ओपन सोर्स ही था, बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर किया था। अब ये तो समझ में आ गया कि आपको थोड़ा हिस्ट्री पता चल गया, इसको किसने बनाया, किस लैंग्वेज में है, कब आया, फर्स्ट रिलीज, अभी का रिलीज कौन सा है, ये आपको सब चीज समझ में आ गई। इसके बाद आपने उसके आइकन्स भी देखे कि गिट के आइकन से क्या लेना देना था। तो उसका सर क्या है, उसके पैर क्या है, वो समझ में आया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वो पॉइंट होगा आपका वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको एक नोट्स में ना, इस ईयर में सारे नोट्स नए बना रहा हूँ, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ पढ़ने में फोकस करना है, बाकी कुछ। तब आते हैं वर्जनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, वीसीएस। मतलब जो गिट है वो लेटेस्ट वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिसको बोलते हैं डीवीसीएस। डीवीसीएस से पहले भी दो वर्जनिंग सिस्टम थे। एक था सीवीसीएस, सीवीसीएस से पहले था एलवीसीएस। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, वर्जन से ही हम कहीं ना कहीं ट्रैक करते हैं कि डेवलपर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या जो भी है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर टूल दैट हेल्प डेवलपर ट्रैक एंड मैनेज, डेवलपर्स को हेल्प करता है कि ट्रैक एंड मैनेज चेंजेस टू सोर्स कोड ओवर द टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग आप क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, तो डेवलपर ट्रैक कर सकता है और मैनेज कर सकता है जो भी चेंजेस हैं। इट अलाउज मल्टीपल पीपल टू कोलैबोरेट ऑन अ प्रोजेक्ट व्हाइल मेंटेनिंग अ हिस्ट्री ऑफ मॉडिफिकेशंस। तो मिलने दो, कोलैबोरेट हो गए, इसके अलावा मल्टीपल पीपल्स को कोलैबोरेट कर सकते हो आप। जो वजनिंग टूल्स हैं उनके रूप से मतलब कि आप जैसे मान लो होता है, आप जब गिटहब में पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो कि दूसरा कोई आउटसाइडर भी आपको हेल्प करना चाहता है, तो उसको कोलैबोरेट कर लो। तो कोलैबोरेटर एक ऑप्शन होता है, गिटहब कोलैबोरेटर। या तो उसमें वो हेल्प, जो डेवलपर होगा वो आपको हेल्प करेगा, या आप मल्टीपल डेवलपर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो आप कोलैबोरेटर के हेल्प से कनेक्ट कर सकते हो सेम प्रोजेक्ट में। फिर आपको बता रहा है कि ट्रैकिंग चेंजेस, हु मेड व्हाट व्हेन, किसने चेंजेस किया, क्या चेंजेस किया, कब चेंजेस किया, ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको मान लो कि प्रीवियस वर्जन में जाना, आपने गलती से वो वी वन को वी टू कर दिया, और वो अपडेट वर्क नहीं कर रहा है सही से, तो आप बैक जा सकते हो, आप रोल बैक हो सकते हो। तो रिवर्टिंग टू प्रीवियस वर्जन इफ समथिंग गोज राउंड। ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट वर्क करना है, रफ वर्क करना है, तो आप सेम ब्रांच में चेंजेस करो, तो हो सकता है कुछ गलत हो गया तो बाकी कोड को इफेक्ट कर सकते हैं। तो आप ना एक रफ वर्क करके देखना चाहते हो कि मेरा जो मैं लिख रहा हूँ सही लिखना है, बाद में वो सही होता है तो उसको मर्ज कर लो। तो एक ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पे। कोलैबोरेशन विदाउट ओवरराइटिंग ईच अदर्स वर्क्स। एक दूसरे के काम को बिना ओवरराइट किए बिना आप कोलैबोरेट हो सकते हो। ये वीसी सपोर्ट करता है। ये वीसीएस के सारे वो दिखा रहे हैं, वीसीएस की डेफिनेशन है ये, कि वीसीएस होता क्या है। और आपको गिटहब पढ़ना है, गिट पढ़ना है, तो वीसीएस पता होना चाहिए। और इसके बाद फिर आता है आपका पहला वीसीएस, एलवीसीएस। एलवीसीएस को हम ना डायग्राम से भी समझेंगे अभी। एक डायग्राम, अब वहां पे जाओ, सिंपल कुछ नहीं होता, आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आप सर्च कर लो एलवीसीएस।
लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अभी हाँ गिट का ही वैसे में भी आ रहा है, इमेजेस में जाके देखो, बड़े बहुत सारे वैसे लिखे हैं, तो आप ना लोकल पूरा लिख दो, आप लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम एग्जांपल्स या ऐसा कुछ लिख दो, तो आपको ना इसके इमेजेस दिख जाएंगे। इमेजेस से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे एलवीसीएस का ये एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो एग्जांपल है आपका, ये एक ही सिस्टम होगा एक। तो यहाँ पे क्या है, स्टोर चेंजेस लोकली ऑन अ सिंगल मशीन, मतलब जो जिस मशीन पे आप कोड को राइट डाउन कर रहे हो वही आपका स्टोरेज पॉइंट है, वहीं चेंज करोगे वहीं स्टोर कर लोगे। यूज अ सिंपल डेटाबेस टू ट्रैक फाइल वर्जन। एक डेटाबेस का होता है कि मतलब जब स्टोर करोगे उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो भी जाके वहां पे लुकअप करना पड़ेगा तभी। इसमें कोई भी एक सेंट्रल सर्वर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। एक वही लोकल सिस्टम वहीं पे डेवलप करो, वहीं पे स्टोर कर दो, फिर बाद में उसको आपको जहां पे भी शेयर करना है तो शेयर करने के भी ट्रेडिशनल मेथड थे। ऐसा कोई नहीं था गिटहब के थ्रू कर दो, ऐसा कोई सेंट्रल सिस्टम होता मिड में कोई एक शेयरिंग पॉइंट था ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, डेवलपर मैनुअली सेव डिफरेंट वर्जन ऑफ फाइल, मतलब v1.txt v2.txt जो भी लिख रहे हैं। जैसे कि इसकी जो टूल के एग्जांपल दे रखे हैं कि आरवीएस आरसीएस करके टूल का नेम था, जैसे मान लो कि डीवीसीएस के टूल का नेम हो गया गिट या गिट लैब बिट बकेट, वैसे एलवीसीएस के टूल का नेम जो है एग्जांपल में दे रखे हैं आरसीएस। ऑटोमेट दिस बाय स्टोरिंग पैच सेट्स डिफरेंट बिटवीन वर्जन्स। तो मैनुअली आप क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद हर कोड को आप सेव करो। तो यहाँ पे एक सिंगल, यदि आप सिंगल यूजर बेस्ड प्रोजेक्ट है, जैसे मान लेते हैं वेब डेवलपमेंट होता है ना, किसी कोई वेबसाइट डेवलप कराने तो एक बंदा ही डेवलप कर देगा, तो उसके लिए बेस्ट है। बट एक ऐसा कुछ ह्यूज एप्लीकेशन इसमें मल्टीपल पूरी टीम लगेगी, उसके लिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। तो छोटा कोई वेबसाइट होगा, मान लो आपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रखा है, तब बोलोगे ना कि भाई मैं डेवलप कर दूंगा अकेले ही, मुझे किसी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो कोई कोलैबोरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपका एलविसिस बेस्ट है। तो ओनली वर्क फॉर अ सिंगल यूजर, रिस्क ऑफ डेटा लॉस इफ लोग मतलब वही मशीन ही करप्ट हो गया, यदि मशीन में कुछ भी हार्ड डिस्क फेलियर या कुछ भी ऐसा होता है तो आपका भी लॉसेस हो सकते हैं वहां पे। इसके बाद आता है सीवीसीएस। सीवीसीएस यहाँ पे आपको इमेज में वही चीज दिखा रहा है कि आपका एक फाइल है, फाइल के ही मल्टीपल वर्जन आप यहाँ पे स्टोर कर दो, उनमें लिख दो कि ये वर्जन 1 वाला था, वर्जन 2 वाला था, वर्जन 3 वाला था। ठीक है, तो हर के ये आप कर दोगे लोकल कंप्यूटर, दूसरा कोई सिस्टम नहीं होगा वहां। फिर आपका आता है सीवीसीएस। इसमें ना मिड में कई डेवलपर्स होंगे, उन डेवलपर के मिड में एक होगा सेंट्रल सर्वर। जैसे कि आपको सीवीसीएस का एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे मुझे कहीं दिख रहा था, सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको, हाँ ये दिखा रहा है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको कॉपी कर लो, इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो देखोगे कि आपके ना मल्टीपल पीसी 1 एक है, पीसी 2 है, इसमें सारे डेवलपर्स बैठे हुए हैं और एक सर्वर है, उनके सभी के सिस्टम उस सर्वर से कनेक्टेड है। जैसे मान लो आप किसी कंपनी के लिए काम करोगे तो आपको एक लैपटॉप मिलेगा, लैपटॉप कहीं ना कहीं सर्वर से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। आप जो भी अपना काम करोगे, काम का जो जिस भी डायरेक्टरी स्टोर करोगे तो उस डायरेक्टरी को उन्होंने मैप कर रखा हो किसके साथ, सर्वर की डायरेक्टरी के साथ, तो जो भी स्टोर करोगे ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाएगा। या आप उसको पुश पुल कर दो, कमिट करके वहां भेज दो, फिर उसको वापस ले सकते हो। तो मिड में क्या हुआ है कि एक सर्वर है, इस सर्वर के थ्रू ही सारे डेवलपर्स आपस में कनेक्टेड है, मतलब जितने भी आपको वर्किंग पीसी दिख रहे हैं, वर्क स्टेशन दिख रहे हैं, पीसी 1 पीसी 2 पीसी 3, ये सब इस सर्वर के थ्रू कनेक्टेड है। ये आपका एक सेंट्रल सर्वर होगा, और वही एक सेंट्रल सर्वर पे ही सारा डेटा स्टोर भी होगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, जैसे अ सेंट्रल सर्वर स्टोर द रेपोजिटरी, डेवलपर चेकआउट फाइल्स, उनको कोई फाइल चाहिए वहां से चेकआउट कर लो, आप उसमें चेंजेस करो, फाइल में जो चेंजेस करना है आपको, और फिर उसको आप कमिट कर दो कि आपके साइड से रेडी है, और उसको बैक टू सर्वर पे स्टोर कर दो। ठीक है, इसके एक सब वर्जन एक टूल का नेम है, सीवीसीएस का एक पॉपुलर वर्जन टूल है, डेवलपर्स कनेक्ट टू सेंट्रल सर्वर। बट एक पॉइंट दे रखा है, इफ सर्वर गोज डाउन, तो फिर उस केस में नो वन कैन सेव चेंजेस, मतलब उसमें केस में कि दूसरे उसमें कनेक्टिविटी सब ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए। तो उस केस में आपका वो नहीं हो पाएगा, तो आपको यदि कोलैबोरेट कनेक्ट करके रखना है तो आपका वो सेंट्रल सर्वर चलना ही चाहिए। बट हाँ कहीं ना कहीं
आपका सीवीसीएस में टीम का कोलैबोरेशन हो सकता है, जो कि एलवीसीएस में पॉसिबल नहीं था। वो सिंगल यूजर बेस भी प्रोजेक्ट पे था। और इसमें ये भी चेंजेस कि मतलब PC 1 से क्या चेंजेस किए गए, PC 2 से क्या चेंजेस किए गए, सबका चेंजेस आपको दिख जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है कि आपका सर्वर क्रैश हो गया तो क्या हो गया, हो सकता है बोला या तो उसका बैकअप बना के रखो, उसके बैकअप्स हो सकते हैं। रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन टू कमिट चेंजेस, आपको कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी यदि कोई डिफरेंट लोकेशंस पे लोकल, एक लैन में नहीं है सभी लोग, यदि लैन में तो इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। और यदि उसके बाहर कोई है तो फिर कहीं ना कहीं आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए उनको कनेक्ट करने के लिए। जैसे मान लो आप सर्वर से कैसे कनेक्ट होते हो, VPN के थ्रू, VPN के लिए इंटरनेट चाहिए होता है। ईच डेवलपर्स हैज अ फुल कॉपी ऑफ, अब आता है DBCS। मेनली ये है आपका गिट, जिस वर्जन कंट्रोल सिस्टम में आपका वर्क करता है गिट, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें क्या हो कि सारा क्लोन मतलब एवरी डेवलपर्स हैज अ फुल कॉपी ऑफ रेपोजिटरी। आप रेपोजिटरी को पूरा पुल कर लो, यहां से क्लोन कर लो। गिट क्लोन करके कमांड होता है, गिट पुल करके कमांड होता है, पूरा रेपोजिटरी का सारा कंटेंट क्या होगा, डेवलपर के पास आ जाएगा। फिर उसमें आपको जो भी चेंजेस करना है चेंजेस करो, फिर अपने साइड से अपना चेंजेस करने के बाद पुश कर दो, जब आपको चाहिए तो वहां से क्या कर लो, पुल कर लो। तो यहाँ पे सेंट्रल जो रेपोजिटरी हुआ वो गिट हब हुआ है। चेंजेस आर शेयर्ड वाया पुश पुल ऑपरेशन बिटवीन रेपोजिटरीज, तो पुश पुल करिए उसके थ्रू आप शेयर कर सकते हो। गिट मर्क्यूरियल ये सब DBCS के टूल्स हैं। डेवलपर्स ऑफलाइन भी वर्क कर सकते हैं, बाद में उसको कनेक्ट करवा सकते हो। नो डिपेंडेंसी, कोई सेंट्रल सर्वर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पे क्या है कि एक ना गिट हब ना क्लाउड बेस्ड स्टोरेज हो गया। सिंपल सा क्या है, गिट का माइक्रोसॉफ्ट का एक सब उन्होंने अपना एक कहीं ना कहीं अपना एक डेटा सेंटर बना रखा है, और वो आपको सर्विसेज दे रखा है कि आप यहाँ पे अपना डेटा स्टोर करो, अपने कोड फाइल्स, और इसके थ्रू आप बाकी डेवलपर्स को कोलैबोरेट कर लो, और डेवलपर्स आपस में डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। तो ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ऐसा नहीं कि उन डेवलपर्स को कनेक्ट करने के लिए कोई एक उस कंपनी को एक सेंट्रल सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नो डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल सर्वर थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक आप गिटहब गिटलैब इनका यूज कर सकते हो टीम को कोलैबोरेट करने के लिए। समझ में आ गया बात को। तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी सेंट्रल सर्वर को एस्टैब्लिश करने की कोई नीड ही नहीं है। सभी डेवलपर्स को लैपटॉप दे दो, और वो अपना वहाँ पे खुद का अपना अपना एक उनके खुद की लोकल रेपो होंगी, और बाकी एक सेंट्रल जो रेपो है वो कहाँ पे होगा, गिटहब पे। वो अभी करेंगे तो आपको दिख जाएगा। और फिर एडवांटेजेस दिखा रहा है कि नो सिंगल कोई फेलियर वाला ऐसा ही नहीं है, सबके पास अपना अपना क्लोन है, उसी में चेंजेस कर रहे हैं। और कोई इंटरनेट की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं। फास्टर ऑपरेशंस, मोस्ट एक्शंस आर लोकली होने होते हैं, सब लोकली कर लो, उसके बाद जब आपको वहां पे भेजना होगा तब इंटरनेट चाहिए होगा। ब्रांचिंग मर्जिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत बेस्ट है। इसमें डिसएडवांटेज में क्या दिख रहा है, स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स फॉर बिगनर्स, मतलब बोला कि स्टार्टअप के लिए, मतलब जो बिगनर्स लेवल के जो लर्नर्स है उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लगे क्या हो रहा है। तो इसके पॉइंट आप अच्छे से पढ़े, आप ध्यान देना, आपको सब समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे इजी टूल यही है। लार्ज स्टोरेज यूजेस है, सिंस एवरी वन हैज अ फुल हिस्ट्री, सबके पास पूरी हिस्ट्री हो जाती है, आप हिस्ट्री को वो कर सकते हो। फिर इसके बाद एक आपका एग्जांपल दिया गया है कि टीम ऑफ 5 डेवलपर्स बिल्डिंग अ वेबसाइट। तो जैसे कि डेवलपर्स ईमेल फाइल बैक एंड फोर्थ हो सकता है इसमें, विथ VCS के ऑल चेंजेस आर ट्रैक्ड इन द सेम रिपोजिटरी। ठीक है। रिस्क ऑफ ओवरराइटिंग इज अदर वर्क्स, एक दूसरे के काम में ओवरराइट कर सकते हैं गलती से, मतलब उसमें होता प्रॉब्लम ये है, जो LVCS के कॉन्सेप्ट थे उसमें ये होता था ना कि हम दूसरे के कोड में कहीं नए चेंजेस ना कर दें जब लोकली स्टोर कर रहे हैं। तो ये होता है कि एक दूसरे के काम को आप ओवरराइट हो सकता है कहाँ पे, विदाउट VCS। बट यहाँ पे ऐसा कुछ चेंजेस आर मर्ज ऑटोमेटिकली। नो हिस्ट्री ऑफ हु चेंज व्हाट, मतलब यहाँ पे कोई हिस्ट्री, मतलब ये विदाउट VCS की बात कर रहा है, लेकिन VCS का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। यहाँ पे क्या है कि चेंजेस आप मर्ज ऑटोमेटिकली मर्ज कर सकते हो, मर्ज का आपने लगा रखा है ऑटोमेटिक में, कोई भी हिस्ट्री यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे पूरा हॉस्टेज। हाँ, इफ फाइल लॉस्ट रिकवरी इज हार्ड, एनी टीम मेंबर्स कैन रिस्टोर लॉस्ट फाइल, कोई भी रिकवर कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रल सर्वर में तो होगा ही होगा। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आप पढ़ लेना। विच VCS शुड यू यूज, कौन सा आप यूज करोगे। यदि सिंगल डेवलपर हो तो आप RCS यूज कर लो। आपके पास एक स्मॉल टीम है विद सर्वर का है सेटअप है, तो आप यहाँ पे SCVN CVS यूज कर सकते हो। यदि मॉडर्न देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका टीम यदि है तो फिर आपका गेट ही कौन सा, आज के डेट में मुझे लगता है सबसे गेट ही यूज होता है। हाँ। अब तो गेट ही है ना।
तो इसके बाद गिट के कुछ यहाँ पे मतलब गिट में क्या क्या कवर करने स्टडी प्लान क्या है हमारा। तो पहले क्या है कि बेसिक बेसिक जो कमांड्स है इनिट और कमिट क्या करना है, ठीक है। मतलब हम गिट लोकल गिट बनाएंगे, रेपो बनाएंगे, उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, फिर वहां पे कोड कैसे राइट डाउन करेंगे, और उसको कमिट कैसे करना है, उसके स्टेजेस क्या, वर्क फ्लो क्या है, गिट वर्क फ्लो। फिर ब्रांच और मर्जिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, रिमोट रेपो से कैसे कनेक्ट करना है, कोई भी चेंजेस गलती से कर दिए उसको रिवर्ट और रिसेट दोनों में डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे। जो मर्ज करते हो, मर्ज का भी एक और एडवांस लेवल है जो रीबेस है। मर्जिंग और रीबेसिंग में डिफरेंस क्या होता है वो देखना है। गिट हुक्स, मतलब आपको कोई चीज ऑटोमेट करना है, सेल स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट इसमें लेके आना है। तो वो कैसे करोगे, मतलब कि जो प्री कमिट होने से पहले क्या चीज चेक कर ले पहले ही ऑटोमेटिक, वो आप सेल स्क्रिप्ट से करवा सकते हो, वो भी देखेंगे। इसके बाद आपका आएगा कि कुछ रियल वर्ल्ड के वर्कफ्लो आपको देखना है, वो कोई प्रोजेक्ट करना है। बट इससे पहले भी आपके टॉपिक है गिट स्क्वैश, मतलब आपको मल्टीपल हिस्ट्री को कंबाइन करना है, या आपको हिस्ट्री का लॉग देखना है, तो यहाँ पे देखेंगे। ऐसे अब बहुत सारे छोटे टॉपिक है जो इसमें है नहीं दे रखे हैं आपका। एक्चुअली यहाँ पे मैं एक पॉइंट और यहाँ पे लिखता हूँ। एक आपका गिट स्टैच होता है, क्या होता है, यदि मान लो कि कोई भी प्रोजेक्ट एस्केलेशन होता है, उस प्रोजेक्ट से इंपॉर्टेंट कोई प्रोजेक्ट आ जाता है कंपनी के पास, तो वो प्रोजेक्ट तो आपने आधा कंप्लीट कर दिया है, तो आधे काम को ना तो आप कमिट कर सकते हो, ना तो उसको थ्रो अवे कर सकते हो, ना फेंक सकते हो उसको, रिसाइकिल भी ना सकते। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको एक एक ना एक टेम्परेरी स्टोरेज भी देता है गिटहब, जिसको वो गिट स्टैश से परफॉर्म करते हैं, एक कैश मेमोरी। तो उस आधे काम को वहां रख दो, फिर आपको डायरेक्टरी फ्री हो जाएगा, वर्किंग डायरेक्टरी, वर्किंग प्लेस फ्री। वहां पे आप दूसरा काम करो जो इंपॉर्टेंट आपके कंपनी के लिए, वो कंप्लीट करके दे दो, देने के बाद उस काम को वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो गिट स्टैश है, तो इससे बहुत सारे, गिट इग्नोर का भी एक टॉपिक है इसमें, तो सब इसी में कवर हो जाएंगे। तो अब पहले तो हम चलते हैं कि एक गिट के बारे में हमने पढ़ा, आपको यहाँ पे और दिख जाएगा गिट जो है, गिट के इसके जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे जाइए आप। तो ये वही करना है, वर्जनिंग और डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही इसका काम है और कुछ काम नहीं है। इज अ फ्री ओपन सोर्स, बट फ्री नहीं है एक्चुअली, ठीक है, और ओपन सोर्स भी नहीं है। मतलब ओपन पता नहीं डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का था, तो एक बार इसका देखना पड़ेगा क्या है इनका। मतलब ठीक है, गिट फ्री ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में डीवीसीएस पे डिपेंडेंट है। डीवीसीएस का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कैसे काम होता है। डिजाइन टू हैंडल, चाहे स्मॉल प्रोजेक्ट हो चाहे बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो, वो आप बहुत ही स्पीड के साथ एफिशिएंट मैनर के साथ उसको परफॉर्म कर सकते हो। इसको लर्न करना है बहुत इजी है। और इसके डॉक्यूमेंटेशन देखना है, डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो, आपको डाउनलोड करना है, ये विंडोज के लिए डाउनलोड करने के लिए आ रहा है, विंडोज में करने के लिए। तो इसके बाद ये आपके प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग गिट होस्टिंग, गिट की जो होस्टिंग करते हैं ये आपकी कंपनीज हैं, जो कोड फाइल को होस्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। गिट हब है, गिट लैब है, गिटिया है, फोरजियो है। बाकी इनके ये क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट की लिस्ट आप अलग देख सकते हो इंटरनेट में। तो गिट तो ओपन सोर्स है ना, सेंट्रल सिस्टम जो है गिटहब वो पेड है। वो पेड है, हाँ। हाँ इसको तो गिट फ्री, हाँ गिट आपका फ्री है। गिट तो अपने सर्वर से करके वो गिट हब आपका पेड है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने उसको कर रखा है। अब इसको क्या है कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म हो सकता है कि आपकी कंपनी में काम कैसे हो रहा हो, तीन चार तरीके से इसका इंस्टॉलेशन है। आप मतलब क्लाउड में इसका यूज करना है, क्लाउड में EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके उसमें इंस्टॉल करना चाहते हो गिट को। हो सकता है कि आप VMware में कोई भी आपने वर्चुअल मशीन बना रखा हो, उसमें आपको गिट इंस्टॉल करना हो। या हो सकता है कि आपके पास विंडोज लोकल सिस्टम में ही विंडोज हो, उसमें ही आप गिट बैश डालना चाहते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग पहले इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन तो बहुत इजी है, तो पहले किसमें बता दो बताओ, या अभी तक में जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आपको लगता है ना कोई क्वेरी है, तो क्वेरी कर सकते हो। आपको अभी तक में कोई क्वेरी है जो बने, जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है LVCS में, CVCS में कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मुझे बता सकते हो, जल्दी बोलो भाई। अभी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी तक की पिक्चर क्लियर है, आगे की पिक्चर देखते हैं ना, तब समझ में आएगा पिक्चर में क्या था, टर्निंग पॉइंट कहाँ पे है।
तो पहले इंस्टॉलेशन कहाँ पे करना है, विंडोज में कराऊं? विंडोज में? नहीं नहीं अरे ये नहीं कह रहा हूं, मतलब क्लाउड में इंस्टेंस में कैसे करना है। तो वही बोल रहा हूँ, तो मतलब पहले क्या इंस्टेंस में कराऊं या विंडोज में इंस्टॉल करूं? अब विंडोज ही बोल रहे थे इतनी देर से, तो वही करा देता हूँ। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं पहले उसको क्या कर देता हूँ। नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे। तो मैं एप्लीकेशन विजार्ड में जाके यहाँ से गिट बैश, विंडोज के लिए जो टूल होता है गिट बैश होता है। गिट बैश में जो बैश है वो सेल प्रोग्राम ही है। आप विंडोज में लिनक्स की कमांड चला सको, क्योंकि गिट में मोस्ट ऑफ द कमांड लिनक्स की है। तो विंडोज में गिट की कमांड और लिनक्स कमांड चलेगी कैसे, उसके लिए गिट बैश डालना पड़ेगा। यही आपका गिट है टूल। और सिंपल इसको डाउनलोड कहाँ से करोगे, आप गूगल में टाइप करो गिट, और जैसे ही पहला लिंक ओपन करोगे आपको यहाँ दिख जाएगा डाउनलोड फॉर। और ये आपको लेटेस्ट वर्जन भी दिखा रहा है, जब कब आया आपका, मार्च में 14/3/25। तो इसको भाई मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मैं इसका सेटअप फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए मोस्टली सबके लैपटॉप 64 बिट ही होते हैं, तो यहाँ पे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद इससे सेटअप फाइल को इंस्टॉल कर लेते हैं। यदि रियल एनवायरनमेंट में देखा ना तो काम होता है किसमें, वीएस कोड के साथ, विजुअल स्टूडियो के साथ। मतलब गिट हब, मतलब गिट बैश और वीएस कोड दोनों को यूज करके करते हैं, क्योंकि डेवलपर तो वही यूज करेंगे ना। विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ही वही एक एडिटर है जो एक पूरा ग्लोबल वाइज यूज होता है। ये यूनिवर्सल उसको एडिटर बोल सकते हो आप। तो इसको कर लेते हैं इंस्टॉल, यस पे क्लिक करते हैं, बाकी जो स्टेप्स आते हैं वो फॉलो कर लो। कहीं कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट ये भी पता है आपको। विंडोज में तो सिंपल, हाँ यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन कर लेना, या बाद में सॉफ्टवेयर बना लेना है, छूट गया तो। बाकी आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट 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 फिनिश। क्या मतलब दोनों का डिफरेंस समझ रहे हो आप? पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? यदि आपने बोला है तो आपको पता होगा ना, आपने ऑप्शन दिया कि सर आप पोर्टेबल या कस्टम या क्या करना चाह रहे हो, तो पोर्टेबल वर्ड का मतलब पता होगा। मतलब उसका लोकेशन कहीं चेंज कर दे, जो सेटअप फाइल जो लोग स्टोर होके जाएगा। फाइल डाउनलोड करना है इसको। सर अभी हम चला कर देखते हैं किसी और पर। पोर्टेबल हर जगह सक्सेस, एक्चुअली इनका कहना है कि ऑलरेडी एक पोर्टेबल सेटअप है, हाँ, तो हम कहीं ले जाएंगे, कहीं मूव कर दे उसको चला ले। हाँ हम चला रहे हैं। मतलब विंडोज में या कहीं दूसरे में भी, Windows में ही चलेगा। प्लेटफॉर्म डिपेंड, हाँ विंडोज में ही ना। बट उसका ऐसा कहीं नीड पड़ता है क्या? नहीं, इसमें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है ना, इसके लिए बोल रहा हूँ। नहीं चलो ये तो सीधा उसका .exe फाइल इसको एग्जीक्यूट करा लिया, ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हो कि इसका फाइल, हम जो इंस्टॉल्ड फाइल है वो डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके हम सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल कहीं पे स्टोर कर दें, या हम कहीं भी करें तो वहां से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे उस आइकन में क्लिक करें तो फिर हो गया आ जाए। कर सकते हो ऐसा, बट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है मेरे ख्याल से। ऐसा कहीं आपको लगता है रिक्वायरमेंट, कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? बिल्कुल, जैसे जब मैं इंस्टॉलेशन कर रहा था उस समय मैं सारे नेक नेक ना क्लिक करके, मैं वहां पे जो ऑप्शंस था, मैं स्टोर कहाँ करवाना चाहता हूँ, मैं स्टोर मैं कर सकता था। हाँ, ठीक है, आप चाहो तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल करके बताऊँ। मैं पूछ रहा हूँ मैं, डाउनलोड कौन सा करना है। ये इसमें ये नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, स्टैंडर्ड और पोर्टेबल, तो आपने अच्छा ये 64 बिट विंडोज ये विंडोज वाला, ये मैंने कोई इसमें से तो मैंने ये किया है विंडोज सेटअप, मैंने पोर्टेबल नहीं किया। ये जो थंब ड्राइव वाला वो मैंने नहीं किया, वो मैंने स्टेनो इंस्टॉलर नहीं किया। इसमें फाइल का एक्सटेंशन क्या आता है, ये जो आपका डाउनलोड कर रहा है ये, अच्छा ये ना डायरेक्टली ये बिट फाइल है, उसको जाके एक्सट्रैक्ट करके कहीं स्टोर कर दो, वो चल जाएगा। वो इंस्टॉल डायरेक्टली मिलेगा, समझ गया मैं। जैसे आप क्या करते हो, मैं बताता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ, आप कुछ लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो बताता हूँ इनका कहने का मतलब। वाईफाई का पासवर्ड है डीकैट का डी कैपिटल, डुकैट का डी कैपिटल @1ST, सब स्मॉल में, बाकी लास्ट में M%।
हाँ साथ में कर, अभी तो कर ली लो, हाँ मैंने बताया था। कर लिया नोट डाउन। फर्स्ट फ्लोर 5G के नाम से आ रहा होगा, जो उसका SSID होगा। वाईफाई का जो नेम है वो आपका इससे नेम से आ रहा होगा। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो पोर्टेबल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे डाउनलोड करके कहीं पे स्टोर करना है, आपने लिनक्स में, लिनक्स आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है। लिनक्स में 13 वाला चैप्टर पढ़ा है आपने, यम। अच्छा, किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के कितने मेथड होते हैं? जैसे मान लो कि मुझे ना, मतलब कि, चलो ठीक है, मतलब अपाचे इंस्टॉल करना है, तो किन किन तरीकों से कर सकते हैं? आपने वो पढ़ा था अपने सेकेंड चैप्टर में, USR लोकल एंड स्लैश बिन, ये डायरेक्टरी पढ़ा था। एक आपको डायरेक्टरी पढ़ाई गई होगी, एक फाइल हायरार्की जो स्ट्रक्चर जो होता था। तो जो क्या यस होता सर। है कि हम डायरेक्टली ना कोई भी बाइनरी फाइल डाउनलोड कर लें और उसको यहाँ पे प्लेस कर दें, प्लेस करो वो चल जाएगा। या क्या करें, उसका सेटअप फाइल डाउनलोड करें, सेटअप को इंस्टॉल करते हैं। जो आप यम इंस्टॉल करते हो वो सेटअप फाइल को एग्जीक्यूट कराते हो, इंस्टॉल करते हो। और ये क्या होता है, जो इंस्टॉल होने के बाद जो फाइल होती है वो आपको डायरेक्ट डाउनलोड करके दे देगा, और उसको किसी भी लोकेशन में रख दो तो वहां से आपका एक्सेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कहीं भी रख दो, ऐसा लिनक्स केस में ऐसा कहीं नहीं होता। विंडोज तो समझदार होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, वो समझ जाता है। विंडोज तो कोई भी चला सकता है, ठेले वाला चला लेगा इजिली, उसको बताना नहीं पड़ता। मोबाइल चलाना सिखाया क्या आपको? लिनक्स को तो सीखने आए ना आप लोग। ठीक है, तो ऐसे ही वो भी है। तो ऐसा नहीं कि कहीं भी रख दो लिनक्स में चलने लग जाएगा, क्योंकि लिनक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है SC लिनक्स, सिक्योर लिनक्स, LS स्पेस -L Z, जिससे आप कॉन्टेक्स्ट देखते हो। यदि कॉन्टेक्स्ट मैच करेगा, यूजर टाइप, रोल टाइप एंड जो आपका कॉन्टेक्स्ट होता है, सिक्योरिटी लेवल्स, वो मैच करेगा तो वहां से एक्सेस होगा। जैसे कि आप मोस्टली वेबसाइट होस्टिंग वेब एडब्ल्यूएस से करते हो, बट ऐसा रियल वर्ल्ड में होता ही नहीं है। प्रोडक्शन में तो ना कि डिफॉल्ट पाथ से कर दोगे तो सिक्योरिटी बड़ा कंसर्न हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, कहीं भी रखें, किसी भी अननोन पाथ में रखें, वहां से होस्ट करें। तो वहां डिफॉल्ट पाथ से तो हैक करना भी इजी हो जाएगा ना, हमें पाथ पता है कहाँ पे स्टोर है, नेटवर्क में IP पता है। तो हम क्या करें भाई, ये हमने इंस्टॉल कर दिया है, मतलब मुझे लगता है इंस्टॉलेशन की वो नहीं है नीड। विजुअल स्टूडियो कोड आपको करना है, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो कोड को करने के लिए, चलो मैं पहले अनइंस्टॉल कर देता हूँ। मे बी शायद बहुत लोग पहली बार यूज कर रहे हो, तो इसलिए मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं आपको ये तो बता सकूँ कि मैंने कहाँ से लेके आया, मतलब डाउनलोड कहाँ से किया। तो कुछ करना है तो आज के डेट में डाउनलोड करना तो बहुत इजी है, विंडोज में तो कुछ भी इंस्टॉल करना बहुत इजी टास्क है। तो भाई मैंने सिंपल सा लिखा क्या, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, पहले लिंक पे गया, डाउनलोड पहले से नहीं होगा दूसरे से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, विंडोज 10 सबके लिए आ रहा है, मैक, विंडोज, डेबियन के लिए .rpm। तो भाई हम कर लेते हैं, विंडोज के लिए करना है, इसको हमने कर लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यदि स्टार्ट नहीं है तो आप इस लिंक पे क्लिक कर लो, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम ना यहाँ पे चलो AI टूल भी यूज कर लेंगे। हम यूज करेंगे गिटहब को पायलट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आपका टूल है AI टूल। मतलब इसमें वो पायलट काफी पॉपुलर है। हाँ, अब इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका वही है। तो जो टर्म कंडीशंस हैं, इसके लाइसेंस एग्रीमेंट है, उसको सब एक्सेप्ट करो, उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो, आइकन यहाँ पे कर दो, और इसको इंस्टॉल कर दो। तो दोनों टूल आप इंस्टॉल कर लोगे। फिर यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में आप कोई भी चीज ऐड कर लो, चाहे गिट करना हो, गिटहब करना हो, आपको पाइथन करना हो, टेराफॉर्म करना हो, कुछ भी आप ऐड कर लो, वो होता है इसके एक्सटेंशंस होते हैं, प्लगइन्स। तो चलो हम क्या करते हैं, हमारा ये तो हो ही जाएगा इंस्टॉलेशन। हम आते हैं अपने गिट बैश को ओपन करते हैं।
एक तो क्या है कि आप यही कोड लिखो किसी में नॉर्मली। तो पहले तो क्या है कि आप PWD, ये कमांड किसकी है? प्रेजेंट डायरेक्टरी। हाँ, ये प्रेजेंट की डायरेक्टरी का, और ये कमांड लिनक्स की है, ये विंडोज की नहीं। विंडोज में हमें देखना होता है तो DIR चलाते हैं। यदि मान लो मैं विंडो प्लस R CMD करके करूंगा, मुझे यहाँ पे इसमें मैं PMD PWD करूंगा, नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या चलता है? DIR। आपको वहाँ पे लोकेशन मूव करना है तो देखना है उसमें क्या क्या पड़ा है। तो ये मुझे जाना है ना C ड्राइव पे। C ड्राइव में जाने का क्या कमांड है? CD C:, आप PWD करो, कहाँ पे आ गया? अब हम एक लोकल रेपो बनाते हैं, लोकल गिट रेपो, ठीक है। mkdir कमांड सब ये चलाने के लिए गिट बैश डाउनलोड किया है मैंने। मैं यहाँ पे रेपो 1 करके मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, बना लिया। आप LS करके देख लो, आपको रेपो 1 दिख रहा है। इसको फिनिश कर लेते हैं, विजुअल कोड इंस्टॉल हो गया है, आपको कहीं रेपो 1 दिख रहा होगा। विजुअल कोड ओपन भी हो गया यहाँ पे। इसके बाद CD स्पेस रेपो 1 पे जाओ। कहाँ पे जाओ? रेपो 1 पे। रेपो 1 अभी ये जस्ट एक फोल्डर है और कुछ भी नहीं। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बोल लो, फोल्डर जो भी बोलना है बोल सकते हो। ये फोल्डर है, इसमें ये कोई गिट वो नहीं है। गिट कैसे बनेगा? आप यहाँ पे कमांड चलाओ git init, क्योंकि दो इसमें ना एक फोल्डर बन जाएगा .git के नाम से। उसमें क्या है, हुक्स वाले स्क्रिप्ट होंगी, लॉग्स के डेटा होंगे, बहुत सारे डेटा होता है। इनिशियल जितनी फाइल्स रिक्वायरमेंट होता है गिट इनिट करो। अब ये बना आपका गिट लोकल रेपो। अब ये डायरेक्टरी कन्वर्ट हो गया किसमें? गिट लोकल रेपो में। अब यहाँ कोड लिखो। अब कोड आप कैसे लिखना है? आप जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया code1.py। इसमें कुछ भी मैं ऐसे करके मैं कुछ भी लिखता हूँ, मुझे मैं डेवलपर थोड़ी ना हूँ। मैं तो बस ऐसे कुछ भी लिख दूंगा ABCD, हमारा काम भी नहीं हो। अब जो हम कोड लिख रहे हैं, अब इसके लिए पहले हम पढ़ते हैं गिट का वर्क फ्लो। क्या पढ़ते हैं? गिट के वर्क फ्लो की बात करें तो पहला जो है वो है वर्किंग डायरेक्टरी। क्या है? पहले जहां पे मैंने फाइल बनाया उसको बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी वही रहेगा, बट अलग अलग कमांड से उसका डायरेक्टरी का नेम चेंज हो जाएगा। मतलब कभी वो आपका बोले बन जाएगा वर्किंग डायरेक्टरी, फिर हम जब कमांड चलाएंगे गिट ऐड तो बन जाएगा स्टेजिंग। दूसरा आपका जो होता है वो होता है स्टेजिंग। आप वर्किंग डायरेक्टरी स्टेजिंग एरिया बोल दो, ठीक है। फिर इसके बाद होता है आपका कमिट। क्या होता है? कमिट। उसके बाद आपका हम कनेक्टिविटी करते हैं किससे? रिमोट रेपो। रिमोट रेपो क्या है आपका? गिटहब रेपो। सेंट्रल जो रेपो है वो आपका क्या है? गिटहब रेपो। तो पहले हमने जो कैट करके कमांड जो लिखा, कैट स्पेस एरो करके यहाँ पे code1.py, तो इसका मतलब हमने क्या काम किया आपके code1.py। तो हम कहाँ पे थे? वर्किंग डायरेक्टरी पे थे। कहाँ पे थे? वर्किंग डायरेक्टरी पे थे। अब इसको, इसके डॉक्यूमेंटेशन मैंने इसलिए ना मैं प्रॉपर, मैं भी ये सब AI टूल्स के हेल्प से ही बना रहा हूँ नोट्स, और उसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना, कहाँ एडिट करना मुझे पता है। आप शायद अभी पढ़ रहे हो, मैं 8 साल से पहले पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे भी आइडिया हो गया कि क्या क्या कैसे पढ़ाना है। इसके कुछ सिंपल देखो, यहाँ पे ना कुछ आपको वो दे रखा है। ये एक्चुअली ब्रांचिंग, चलो यहाँ पे स्टेजिंग एरिया दे रखा है। इसका सर ये गिट रेपोजिटरी स्ट्रक्चर पहला आपका दिखा रहा है वर्किंग डायरेक्टरी। क्या बता रहा है? वेर यू एडिट फाइल, वेर यू राइट डाउन द कोड फाइल। मैं चीजें जो नहीं ले वो मैं बोल दे रहा हूँ। जहां पे अपना कोड फाइल बना रहे हो, एडिट कर रहे हो, सब क्या है आपका वर्किंग डायरेक्टरी। इसके बाद उस कोड को लेके जाओगे कहाँ पे? स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग मतलब प्रिपेयर चेंजेस फॉर कमिट। स्टेजिंग इसलिए बनाया गया, अब आप लोगों ने, बहुत लोगों ने गिट पढ़ रखा होगा, यूट्यूब से बहुत जगह पढ़ते ही होंगे। अच्छी बात भी है, पढ़ना भी चाहिए, फ्री होता है। तो स्टेजिंग एरिया में लाने का हमारा पर्पस क्या होता है? कि भाई ये जो बोल रहा है प्रिपेयर चेंजेस फॉर कमिट, मतलब कमिट, कमिट का मतलब होता है कि डेवलपर की साइड से कमिटमेंट है कि भाई मेरे साइड से कोड रेडी है। कमिट मतलब कमिटमेंट, किसका कमिटमेंट? डेवलपर का। बट उससे पहले भी डेवलपर एक बार मेक श्योर होता है, 2 स्टेज बना, मतलब कि उससे पहले जहां लिख रहा है वो वर्किंग हो गया, उससे पहले कमिट करने से पहले कोई गलती ना हो जाए कि हम डायरेक्टली नहीं वर्किंग बाद सीधा कमिट कर दे, वो होगा भी नहीं। उनका वर्क फ्लो यही है कि पहले वर्किंग, वर्किंग के बाद सीधा क्या? स्टेजिंग, स्टेजिंग बाद फिर कमिट। स्टेजिंग का मतलब ये है कि मान लो कोई गलती हो रही है तो भाई स्टेजिंग में सुधार लो, क्योंकि कमिट कर दिया तो फिर कमिट हिस्ट्री बन जाएगी।
और एक बार हिस्ट्री हिस्ट्री बन गई तो हिस्ट्री हो गई ना, वो सब लोग याद रखेंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपके ट्रैकिंग में इशू करेगा। तो उससे पहले आपको लगता है कि कोई चेंजेस करना है तो चेंज करके, क्योंकि इस स्टेजिंग एरिया से आप बैक वर्किंग करके आ सकते हो। आप इस कमिट से भी बैक आ सकते हो, कहाँ पे, वर्किंग में। कमिट से स्टेजिंग, स्टेजिंग से वर्किंग, या कमिट से सीधा उसमें आ सकते हो। बट उसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपने एक बार चेंजेस कर दिए तो उसका एक कमिट हिस्ट्री बन गया। बट उसका भी जुगाड़, उसका भी एक सॉल्यूशन है, वो है गिट स्टैश। आप चाहो तो उस हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो, उसको कंबाइन कर सकते हो प्रीवियस हिस्ट्री के साथ। तो वो भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बट आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स है। एक ही चीज के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो हम जो स्टेजिंग एरिया डाला गया है, ये इसलिए डाला गया है कि कमिट करने से पहले आप पूरा जो भी चेंजेस करना है पूरा प्रिपेयर हो जाओ। कोई प्रॉब्लम है तो वर्किंग स्टेजिंग से फिर बैक लेके आ जाओ, कहाँ पे। और बैक कोई ऐसा बैक ले जाने कोई वो नहीं है, मतलब मान लो अभी, अब इसको स्टेटस देखना है, गिट स्पेस स्टेटस। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये अनट्रैक्ड फाइल है, अभी कोई कमिटमेंट नहीं हुआ कोई। जब ट्रैक में आने का मतलब है वो उसमें चला जाएगा, स्टेजिंग में, वहां से भी ट्रैक हो सकता है। ये अभी अनट्रैक्ड है, अनस्टेज्ड है। आपको बोला ट्रैक में लेके आना, तो एक कमांड चलाओ गिट ऐड। और हो सकता है दूसरा ये भी है कि मान लो उस मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में कई सारी फाइल्स पड़े हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि, तो चलो वो भी हम देख लेंगे। मतलब हो सकता है कि एक ही उसमें मल्टीपल आपकी फाइल्स हो, और मैं सबको स्टेज में नहीं डालना चाहता, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो पहले आप इसको गिट से गिट ऐड, यहाँ पे डॉट करोगे। डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी में जितनी भी अनट्रैक्ड फाइल है सब स्टेज हो जाएंगी, मतलब ट्रैक में आ जाएंगी। तो या तो आप यहाँ पे करो कि मल्टीपल फाइल है तो आप कोड 1.py कर दो, गिट ऐड कोड 1.py। अब उस फाइल का नेम दो, सिर्फ वही आपका। अब देखो गिट स्टेटस, तो आपको दिखाएगा ये आपका क्या है, चेंजेस टू बी कमिटेड। आप चेंजेस आप कमिट कर सकते हो आप, ये ठीक है। मान लो मुझे ये, मैंने इसको, मुझे बैक लेके आना है, मुझे मान लो गलती से मैं यहाँ पे इससे पहुंचा दिया, तो मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, गिट स्पेस रिसेट, रिसेट से भी कर सकते हो, ठीक है। रिसेट एंड देन फाइल का नेम कोड 1.py एंड देन एंटर, गिट स्पेस एंड देन स्टेटस। आपका आ गया बैक, कहाँ पे आ गया, वर्किंग में। आपको जो चेंजेस करना है चेंजेस कर दो। बट ऐसा भी है, मान लो कि आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हो, आप इसको यहाँ पे लेके आ गए स्टेजिंग में, और आप स्टेटस देख लो, और कैट स्पेस, मैं यहाँ पे बस चेंजेस ही कर देता हूँ, कैट डबल एरो कोड 1.py, सॉरी कोड 1 डॉट, मतलब मैंने कोई इसको बैक लेके नहीं गया, अभी कहाँ है स्टेजिंग एरिया में, और इसमें जाके मैंने कुछ भी ऐसा लिख दिया कंट्रोल D। तो आप फिर भी जब इसमें देखोगे स्टेटस, तो आपको क्या दिखाएगा, आपका वो ट्रैक दिखाएगा, बट इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, आपका इस टाइम का हिस्ट्री अलग आ रहा है। ठीक है। अब पहले आप पढ़ोगे, रीड करोगे उसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोड 1.py, उसमें आपका क्या लिखा है, एच एच करके लाइन ऐड हो गया। आप यहाँ से बैक लेके जाओगे तो क्या होगा देखना, गिट रिसेट एंड देन डॉट, या आप कोड 1.5 कर दो। फिर इसके बाद यहाँ पे गिट स्टेटस यहाँ पे डालो, आपको क्या हो गया, अनट्रैक्ड फाइल आ गया। इसके बाद पढ़ो उसमें क्या हुआ, वो आपको दिखा रहा है चेंजेस। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो अब मैंने आपको सब कुछ सारे मेथड है कैसे कैसे आप बैक जा सकते हो, रिसेट से बैक जा सकते हो। रिवर्ट जो होता है वो कमिट से बैक आने के लिए होता है, तो गिट रिसेट कमांड भी याद रखना है, गिट ऐड, और इसके बाद डॉट कर दो, एक ही फाइल है। अब इसके बाद आप कमिट कर सकते हो, गिट कमिट स्पेस -m, m मतलब मैसेज, मैसेज डाल दो कि मैं कमिट कर रहा हूँ, कुछ भी मैसेज में लॉग डाल दो, C1 करके डाल दिया। अब आप यहाँ पे देखो गिट स्टेटस, तो आपको दिखाएगा कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, फ्री है, क्लीन है, वर्किंग ट्री क्लीन। कमिट भी हो चुका है। अब कमिट क्या हुआ उसको लॉग देखने के लिए गिट लॉग, गिट लॉग्स कर दो, नहीं गिट लॉग, गिट लॉग से दिख जाएगा।
गिट लॉग से ना पूरा आपको डिटेल में दिखा देगा कि इसका ये कमिट आईडी है किस, और ब्रांच जो डिफॉल्ट ब्रांच होता है मास्टर, आपको स्टार्टिंग से दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, एक मास्टर करके लिख रहा है, ये ब्रांच है, यही हेड ब्रांच है आपका। क्या मतलब कमिट आईडी जो है आपका कमिट आईडी दिखा रहा है। इसके बाद आपका यहाँ पे किसने कमिट किया है। अच्छा यहाँ पे मैंने, ये आप मेरे में दिखा रहा है, इसका ना कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। ये मैंने स्टेप ना स्किप हो गया। मतलब कि जो भी डेवलपर इस पे वर्क करेगा अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा, उसको बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। गेट ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, उसके लिए क्या है, उसकी लिस्ट आप ऐसे देख सकते हो, गेट कॉन्फ़िग एंड देन डबल हाइफन लिस्ट। तो आपको यहाँ पे दिखाता है कि भाई आपके यूजर का नेम क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन का मेल आईडी क्या है। तो यहाँ पे करने के लिए क्या है, गेट स्पेस कॉन्फ़िग स्पेस एंड देन यहाँ पे यूजर डॉट नेम, ठीक है, स्पेस यहाँ पे आप नेम डाल दो। जैसे मान लो कि मैंने आभास से कुछ भी डाल दिया, ठीक है, तो ये मेरा हो गया। आपको यदि, क्योंकि आपको वहां पे डालना पड़ेगा कि कौन सा डेवलपर कौन सा यूजर्स पे चेंजेस कर रहा है, उस पर्सन का नेम और ईमेल आईडी, ये दो मैंडेटरी है। गिट कॉन्फ़िग, गिट कॉन्फ़िग एंड देन यूजर डॉट ईमेल, और यहाँ पे आप मेल आईडी डाल दो। ठीक है, तो इसके बाद इसकी लिस्ट देखना है आपने क्या डाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये काम ना पहले करना है, इनिशियलाइज करने से पहले कर दो, इनिशियलाइज करने के बाद कर दो। ये थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे, गिट कॉन्फ़िग डबल हाइफन लिस्ट। क्यू, हाँ क्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपका आएगा ये कमांड है, गिट कॉन्फ़िग डबल हाइफन लिस्ट, या जो कमांड हमने यूज किया आप चाहो तो उसकी हिस्ट्री देख लो, आपको सारी हिस्ट्री दिख जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वो कमिट भी ना करने दे, आपको एरर दे देगा, क्योंकि वहां पे मैंडेटरी है कि भाई कौन सा बंदा चेंज, उसका नाम क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है। वो तो जरूरी नहीं, हम ट्रैक कैसे करेंगे किसने क्या चेंजेस किया, तो वो आप पहले कर लेना। तो हमने यहाँ थोड़ा सा वर्क फ्लो देखा कि वर्किंग डायरेक्टरी एंड द स्टेजिंग एंड द लोकल रिपोजिटरी जो कि कमिट है एरिया को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपका क्या रिमोट, मतलब वर्किंग डायरेक्टरी, जैसे गिट ऐड कमांड चलाओगे कहाँ पे आ जाओगे, स्टेजिंग एरिया में। हाँ, सर गेट ऐड डॉट और गेट ऐड बोर्ड वाले उसमें डिफरेंस ये है, मैं आपको डिफरेंस करके दिखाता हूँ। मैंने एक फाइल यहाँ पे लिखा कोड 2.py, ठीक है, दूसरा कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसा करके चेंजेस कर दिया, एक मैंने और लिख दिया यहाँ पे कोड 3.py। नहीं दे सकते हैं। अरे वो PY HTML वो तो डेवलपर का हेडेक, वो हमारा काम नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे दो फाइल है, आप गिट स्टेटस देखिए, दो फाइल हमने बना दिया है, बट मुझे दोनों में से गिट ऐड डॉट कर दूंगा, दोनों स्टेजिंग एरिया पहुंच जाएंगे, स्टेजिंग में, कमिट नहीं, डायरेक्टली कमिट नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ही करना है, तो गिट ऐड कोड 2.py। तो अब यदि आप स्टेटस देखोगे तो आपको दिखाएगा एक है आपका कोड 3 अनट्रेड और एक आपको ऊपर ग्रीन मार्क दिखा रहा है, क्योंकि डॉट मतलब करंट में जो भी है सब सब में अप्लाई कर दो वो चीज, जो भी कमांड चला रहे हो। ठीक है, फिर बाद में आपको जैसे गिट ऐड करके कोड 3.py को भी कर लो। फिर इन दोनों को कमिट करना है, गिट कमिट स्पेस हाइफन एम स्पेस, दोनों को एक ही कमिट से कर दो, C2 कर दिया। गिट लॉग स्पेस डबल हाइफन वन लाइन, अच्छा वन लाइन से भी देख सकते हो, गिट लॉग आपको पूरा वो दिखाता है, C1 C2 जो भी किया आपने। यदि गिट स्पेस लॉग स्पेस डबल हाइफन वन लाइन करो तो वो सॉर्ट करके दिखा देगा कमिट हिस्ट्री को। यदि इसको डिटेल देखना है तो गिट शो स्पेस एंड देन आप कमिट आईडी यहां से कॉपी करके पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे कुछ आपको डिटेल दिखेगी और थोड़ा इंफॉर्मेशन और डिटेल्स में आएगी। टोटल आपके फाइल में जो लाइन है, C1 कमिट जो किया था कोड 1.py, कितनी लाइन है टोटल, 3। आपने कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसमें +1 एड ऑन दिखाता है,
प्रीवियसली देखा जाए तो उस कमिट से पहले कोई डेटा था ही नहीं, पहला ही कमिट पे था। जैसे मान लो कि मैं अगर ये वैल्यू जो चेंजेस होता है कैसे चेंजेस होंगी, तो मैंने क्या किया, कैट स्पेस डबल एरो कोड 1.py, यहाँ पे ध्यान से देखना, और मैं यहाँ पे ना 2 लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 2 लाइन मैंने लिखा है, कंट्रोल डी कर दिया, गिट स्पेस एंड देन स्टेटस, ये मैंने कर दिया। हमने एक मॉडिफिकेशन किया क्योंकि पहले से बना था तो मॉडिफिकेशन आएगा। गिट, ये हमने गिट ऐड स्पेस कोड 1.py को हमने क्या कर दिया, स्टेजिंग में लेके आए, और फिर इसको हमने क्या कर दिया, कमिट, कमिट स्पेस अपन एम स्पेस एंड देन C3। और गिट लॉग देख लो आप, गिट लॉग स्पेस डबल आइफन 1 लाइन, गिट सो, और यहाँ पे जाके कॉपी करके इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो। तो आप देखो यहाँ पे क्या टोटल आपकी 5 लाइन्स है, आपने एक एड ऑन किया है, मतलब कितने नंबर ऑफ लाइन एड ऑन किया वो नहीं, कितना आपने उस कोड में क्या चेंजेस किया है। इससे इस पहले इस करने से पहले आपकी कितनी लाइन्स थी, 3 लाइन्स थी। और प्रीवियस भी मतलब एक 1 चेंजेस, मतलब फिर भी ना एक्चुअली ये आपको करंट ना दे तो मैं क्या करना है आपको, आप यहां से इसको कॉपी कर लो पूरे लॉग को। कॉपी करने के बाद आपका वो जो कोई भी एआई टूल हो, वो एआई टूल आपको पूरा डिटेल नहीं दिखाएगा इनिशियली, आपको नंबर्स का नहीं दिखाएगा, वैसे नंबर्स का बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी आपके पास ये कीड़ा है ना कि मुझे सब कुछ आना चाहिए। मान लो आप ऐसा बनना चाहते हो, तो आज की डेट में वो पॉसिबिलिटीज हैं। आप यहाँ पे क्या करो, कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। नहीं मतलब आपको लगेगा नहीं कि यार ये छूट रहा है, ऐसा फोबिया आपके अंदर रहता है, तो चलो न्यू चैट स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बताएगा, मतलब ये डिटेल नहीं देगा, ये आपको कमिट्स देते हैं क्या क्या देता है, आपको दिखा रहा है कमिट आईडी क्या है, किस ब्रांच से कमिट किया गया है, किस पर्सन ने किया है, किस डेट को किया है, कमिट मैसेज क्या है, किस फाइल में कमिट किया है, पहले इससे पहले 3 लाइन थी, फिलहाल में अपने 2 लाइन ऐड किया है। मुझे बड़े बट ना मुझे सब कुछ जानना है इसमें, -1 क्या है, माइनस वो 3 क्या है, ये सब कुछ जानना है, तो इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे आप एंटर कर दो। तो आपको ना वो -1 का मतलब क्या है कि ओरिजिनल फाइल स्टार्टेड एट लाइन, एक लाइन से स्टार्ट की, और सोर्ट 3 लाइन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, द मीन्स बिफोर द कमिट फाइल हैड द एटलीस्ट 3 लाइन्स, मतलब कमिट कर जो पहले ये जो लेटेस्ट जो कमिट उससे पहले कितने आपके 3 लाइन्स उसमें थी, ओरिजिनली आपका एक था। इसके बाद क्या है कि आफ्टर कमिट द फाइल स्टार्ट एट लाइन नंबर 1, नाउ सो 5 लाइन्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हमने 2 लाइन ऐड किए हैं, 2 लाइन्स, दिस मीन्स 2 न्यू लाइन्स प्लस यू वाला, और ये आपका वर एडेड। तो दोनों जो +1 आ रहा है आपका, दोनों ही लाइन को कंसिडर करके होता है, और उससे पहले जो दोनों आप चेंजेस किए थे वो भी आपका -1 पे दिखाएगा, जो आपने पहले जो आपने 2 लाइन करके उसको कमिट किया था। हो, बट मिली आप इसको बहुत बेटर प्रेजेंट देखो, ये तो हुआ कि आपको लेटेस्ट कितना एड ऑन किया है, इससे पहले वो 1-1 करके दिखाएगा हर जगह। फिर यहाँ आपको क्या दिखा रहा है, टोटल कितनी लाइन्स हैं, इस कमिट करने से पहले आपके पास कितनी लाइन्स थी वो आपको दिखा देगा। तो आप पूरा डिटेल निकाल सकते हो, बिफोर द चेंजेस फाइल हैड 3 लाइन्स, इसका मतलब ये है -1 3 का कॉम्बिनेशन, और आफ्टर चेंजेस द फाइल हैज 5 लाइन्स, 3 ओरिजिनल और 2 न्यू ऐड हुई है, मतलब 3 पहले वाली अब 2 आपकी हो। ये सिंटैक्स है, हेल्प ट्रैक वेयर इन द फाइल चेंजेस अकर्ड, ये उसका एक सिंबल दिखा रखा है, प्लस और माइनस का भी दे रखा है, मतलब पूरा डिटेल दे देगा। तो वो आपको लगता है करना तो कर सकते हो, वैसे कोई रिक्वायरमेंट है तो। अब ये हो गया, तो ये डिटेल्स है उसको ओपन करके देख लिया, उस पर्टिकुलर कमिट हिस्ट्री को हमने ओपन करके देख लिया उसमें क्या क्या डिटेल्स है। अब बैक आते हैं, ये तो हमने यहाँ पे कर लिया, अब आपको इसको लेके जाना है सेंटर रेपो में, कहाँ पे लेके जाना है, तो आप पुशपुल करोगे, तो पुशपुल हम अभी नहीं कर रहे हैं, कर दो अभी, या पहले वहां पे विजुअल स्टूडियो कोड से कनेक्ट करें इसको, तब पुशपुल कर लेंगे, लास्ट में रिमोट रेपो का ऑप्शन आएगा। आप VS कोड में आओ, VS कोड में आने के बाद आप यहाँ पे फाइल पे जाइए, और फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे एक आएगा ओपन फोल्डर, आप उस फोल्डर को ओपन कर लो, इसको रेपो 1 को। अब मैं यार मुझे ना वहां मजा नहीं आ रहा, कुछ कलर कोड नहीं दिख रहा है, सब ना ब्लैक एंड व्हाइट सा लग रहा है,
और मैं चाहता हूँ कि यदि वहां पे कुछ चेंजेस करूँ तो मुझे ना सब कुछ दिखे, और मतलब यदि कुछ गलत भी लिखूँ तो रेड मार्क कर दे। तो ये सब आपका ये विजुअल स्टूडियो कोड कर देगा। अब मान लो हमने कोड 3.py पे गए। अब यहाँ पे हमें कोई भी चेंजेस करना है, तो यहाँ पे हम जो भी लाइन लिखना है आप लाइन लिख दीजिए, और मुझे यहीं पे चलाना है क्या, वो कमांड, मुझे वहां जाना ही नहीं है। तो आप यहाँ पे ऊपर 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे ओपन कर लो टर्मिनल। क्या ओपन कर लो, क्योंकि गिट बैश तो आपके पूरे लिनक्स में इंस्टॉल हो चुका है ना, मतलब पूरे विंडोज में। आप नया टर्मिनल ओपन कीजिए। आपने चेंजेस कर दिया, चेंजेस में वही टर्मिनल उसी पाथ पे खुल जाएगा। देखो रेपो 1 में खुल के आ गया। और ये यहाँ पे ये जो है पावर सेल है, क्या है, पावर सेल। और यहाँ पे आप देख लो गिट सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, गिट का वर्जन चेक कर लो, गिट दिख रहा है लेटेस्ट। फिर इसके बाद गिट स्पेस स्टेटस चेक कर लो, तो बोल रहा है कि ऑन मास्टर ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग टेबल, अभी कोई चेंजेस मैंने सेव नहीं किया। आप फाइल पे जाओ, इसको सेव करो, तब तो दिखाएगा कि भाई आपने चेंजेस किया है। ये आपका अब यहाँ पे एम सिंबल आ गया, मॉडिफिकेशन। हमने कोड 3.py में क्या किया, कोई मॉडिफिकेशन किया। अब यहाँ पे आने के बाद गिट स्पेस एंड देन स्टेटस, क्या दिखा रहा है, गिट स्पेस एंड देन स्टेटस में आते हैं। अब आपको दिखा रहा है मॉडिफाइड। अब वो कमांड यहाँ चला दो, गिट एड स्पेस एंड देन कोड 3.py, एंटर। गिट स्पेस कमिट स्पेस एम स्पेस एंड देन यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये एडिटर में सेटिंग कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना होता है गिट को? बिल्कुल। क्या नहीं करना पड़ता। ये जो अभी जो गिट एनवायरनमेंट चल रहा है, कमांड चल रहा है, कोई सेटिंग करनी होती नहीं, है? कुछ सेटिंग कुछ भी डाला ही नहीं था। हाँ, हाँ, यूजर इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो उसका एक्सटेंशन मतलब यदि नहीं चलता तो हम तो कहते हैं कि एक्सटेंशन डालते हैं, बट वो ऑलरेडी ले ही रहा है, फेच कर रहा है, इसमें है ही है, इसलिए टूल ही एडिटर का है, गिट का काम ही वही है। अब यहाँ पे C4 करके यहाँ पे C3 तीसरा कमिट कर लेते हैं, वन फाइल चेंजेस एंड देन गिट स्पेस लॉक करके देख लो, आपको लॉक भी दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गिट स्पेस, या आपको एक लाइन में देखना है क्योंकि आप उसे पूरे स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, गिट लॉक 1 लाइन कर लो, गिट लॉक 1 लाइन, और इसको ओपन करके देख सकते हो। गिट स्पेस एंड देन सो स्पेस, किसी जो भी आपको कमेंट देखना है, लास्ट में C3 हमने किया है, तो ये आप जाके, चलो C3 ये नहीं, कमेंट आईडी चाहिए मुझे ना, इसको यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, एंटर कर दो, आपको दिखा रहा है पूरा हिस्ट्री। ये क्लियर। तो ये आप यहाँ से कनेक्ट कर लो, यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लो, आपको गेट बैश ओपन करने की जरूरत नहीं है, गेट बैश तो इंस्टॉल हो ही चुका है। और जो ऐसा नहीं है, जो चला पा रहे हो गिट बैश भी चला पा रहे हो, अभी गिट बैश अनइंस्टॉल कर दो नहीं चलेगा, कमांड बोले कमांड नॉट फाउंड। यदि मैं गिट विजुअल स्टूडियो कोड रखूँ सिर्फ, और उसके बैकग्राउंड में जाके गिट बैश अनइंस्टॉल कर दूं तो नहीं होगा, या तो फिर आप यहाँ पे एक्सटेंशन डालो। तो ये चला है। अब आते हैं, ये हमने विजुअल स्टूडियो इसको कनेक्ट किया, फिर अब यहीं से डायरेक्टली पुशपुल यहीं पे कर दो आपको, फिर आपको कहीं जाने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको लगता है वो नहीं हो रहा था, प्लगइन डालो, इसको ये कर दो। इसमें क्या है कि आपका वैसे को पायलट इन्होंने दिया है, डायरेक्टली दिया है, नहीं होता तो आप यहाँ पे ना एक्सटेंशन में जाके गिव करते। अब देखो मान लो आप कोई कोड लिख रहे हो, जैसे मान लो ठीक है मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, मैं यहाँ पे गया, इसमें जाके मैंने यहाँ पे चेंजेस किया, AI टूल कैसे आप इंटीग्रेट करते हो गिट के साथ, आप यहाँ पे क्लिक करो, और इसमें एक ऑप्शन चैट में नहीं है, एडिटर इनलाइन चैट, आप इसी एडिटर में इसको इंक्लूड करो। आप यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहीं से बोलो राइट डाउन, ठीक है जो भी हुआ जहां वैसे कर दो, राइट डाउन कोड टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस, इंस्टेंस, ठीक है, टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस इन AWS। मुझे ना क्लाउड फॉर्मेशन का, क्लाउड फॉर्मेशन पढ़ा होगा ना आपने, क्लाउड फॉर्मेशन एक ऑटोमेशन टूल है क्लाउड, AWS क्लाउड के लिए, इन YML। उसमें दो लैंग्वेज सपोर्ट करता है, एक YML और एक JSON। अब कुछ नहीं करना, अब ये इसको बस एंटर कर दो, ये आपको ना कोड ये लिख के दे देगा।
पूरा कोड लिख के दे देगा, ये जैसे हिट कर दोगे बस वैल्यू आप सही लगा दो, आपका इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। आगे सिखाऊंगा अभी मैं जब टेरफॉर्म कराऊंगा। ये डेवलपर को बोला है कुछ समझो मत। नहीं, अब इसमें ऐसा नहीं कि कुछ इसमें पता होना चाहिए कि भाई इस टेम्पलेट का वर्जन का काम क्या है, रिसोर्स क्या है, जितने मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, कि भाई रिसोर्स मॉड्यूल में हमें क्या क्या डालना है। अब ऐसा तो नहीं मतलब कि आपको पता है ना, टाइप इज टू इंस्टेंस आप कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एम आई आई डी को पता, इमेज तो लेना पड़ेगा भाई उस, और रीजन की इमेज लेना पड़ेगा। आप वर्जीनिया रीजन में लॉन्च करो तो वर्जीनिया रीजन में जाके एम आई आई डी कॉपी करके लो, ऐसा नहीं कि कोई भी इमेज सपोर्ट कर दिया गया है। आप की पेयर, वहां पे की पेयर एक बना होना चाहिए, या तो आप की पेयर जनरेट करने के अलग मॉड्यूल लिखो, वो भी इसी से लिखवाओ। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो, बहुत इजी है। तो इससे आप वही एडिटर टूल में, जो भी एडिटर टूल्स है वहां पे आप एआई टूल को इंटीग्रेट कर सकते हो। एक्सटेंशन ही है कोपायलट इंस्टॉल करना नहीं, पड़ेगा। इसमें गिट का है तो गिट हमें ऑलरेडी दे रखा है, इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद आप स्टेटस देखोगे तो ये अपने कोड लिखा है यहाँ पे। अब मॉडिफिकेशन देखेगा, गिट स्पेस ऐड स्पेस एंड देन कोड 3.py। किसी को बोल देना कि कोड कम्प्लीट कर दो, हाँ, हमको वो भी हो जाएगा, वो भी कर देगा ये। नहीं नहीं, मैं कमिट ये खुद नहीं कर, कमांड दे देगा। कमांड दे देगा, ऐसा नहीं है। देखो ऑटोमेशन ये मतलब नहीं कि मतलब कि इसको मतलब ये कोई अलेक्सा नहीं है। ठीक है। अब ऐसा है, उसके लिए ये हो सकता है कि रोबोट लगाओ, तो फिर तो आप लोग हो कि जिस दिन ये हो गया ना उस दिन आप नहीं दिखोगे। ठीक है ना, फिर लोग रोबोट हायर करेंगे। ये बहुत अच्छा चीज है, लेकिन नए लोगों के लिए ना, न्यू कमर के लिए जो डेवलपर है उसका कैरियर को बर्बाद कर सकता है। समझा तो देता है, हाँ, आज की डेट में फुल लेकिन स्टैक वो करने की कोई लॉजिक नीड ही लगा, नहीं है। हाँ लॉजिक लगाने से दूर कर देता है। यदि मतलब फुल स्टैक स्टैक करने के जो वेब वेब डेवलपमेंट का तो कोई मतलब काम नहीं, मतलब इसमें लास्ट स्टेज में देखो बहुत अच्छी साइट वेब डेवलप कर रहे हो, कोई वैसा वेबसाइट डेवलप करो तो कोई मतलब नहीं है। और इनिशियली तुम कहीं से कोर्स करके उतना ही सीख सकते हो जो इनिशियल लेवल पे हो। कोई बहुत बड़ा डेवलपर तो नहीं बन जाओगे, कोर्स करने में वो क्या ही पढ़ाएगा वो। बट ये ना आपको टर्म्स सीखने पड़ेंगे, ये टर्म्स होता क्या है भाई, मान लो लॉन्च इंस्टेंस का मतलब क्या है। ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पे कर दोगे, मतलब यहाँ पे स्टैक नहीं है तो उसका मतलब क्या दिया है, क्यों दिया है, टेम्पलेट में टेम्पलेट बॉडी क्यों दिया गया है। हाँ, ऐसा नहीं, कुछ नहीं कि आप वही कर दोगे, गिट लॉग स्पेस डबल हाइफन वन लाइन। इसके बाद क्या करना है कि आप, अब हम आते हैं, ये तो मैंने विजुअल स्टूडियो के साथ कनेक्ट कर लिया टर्मिनल। अभी यहाँ से पुश पुल भी कर देंगे, डोंट वरी। उसके लिए हमारे पास, पुश करने के लिए आपके पास सेंट्रल रेपो तो होना चाहिए। तो सेंट्रल होवे में आप यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जाने के बाद ना आप पहले गिटहब इंस्टॉल कर लो। तो आप गिटहब में अकाउंट वैसे ऑलरेडी आपने सबने बना ही रखा होगा। तो जिन लोगों ने नहीं बनाया, github.com आप इंटरनेट में टाइप करो ब्राउजर में, और यहाँ पे आप साइन अप कर लो। ठीक है, साइन अप करने के लिए ईमेल आईडी डालो, वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, वेरीफाई करो, बन गया अकाउंट। तो ये बनाने की कोई वैसे बताने की जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी, पासवर्ड, यूजर नेम, ये सब फिलअप कर दो, उसके बाद ये बन जाएगा। ठीक है, जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप यहाँ पे आप बना लो github.com। यहाँ पे जाओ, अपने सेंट्रल रेपो को लॉगिन कर लो। मेरा रेपो ऑलरेडी लॉगिन है। यहाँ पे जाना है, एक आपका अकाउंट आइकन दिख जाएगा, ये पे अकाउंट नेम आपका आ रहा है, और उसके बाद रेपोजिटरीज में जाओ। अब यहाँ पे एक रेपो बनाओ, रिमोट रेपो, न्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे दे दो आप रेपो फ्री करके। फ्री देने के बाद यहाँ पे एक चीज और भी, मान लो यहाँ पे readme.md करना है तो ऐड कर सकते हो। इधर देर यहाँ फोकस करो, readme.md जो फाइल है ये डेवलपर के थ्रू एक फाइल बन, ये ऐड होके मिल जाएगा। और इस फाइल में डेवलपर ये लिख क्या राइट आउट करता है, यहाँ पे सारे प्री रिक्वायरमेंट डिफाइन करता है। किसके लिए, डिप्लॉयमेंट टीम के लिए, कि इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या प्री रिक्विजिट्स है आपकी, वो सब यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ये काम किसका होता है, डेवलपर का। तो मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि मैं अभी ऐड कर दूंगा तो वहां पे उसको, वो एक स्टेज, यहाँ पे अलग फाइल है, वहां पे अलग फाइल है, आपको प्रॉब्लम कर देगा। तो बाद में आप ऐड करो, बाद में पुल करके आप उसको ऐड कर सकते हो। अभी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे करना क्या है,
कि यदि वहां से यहाँ कोड लेके आना है तो पहले मैं यहाँ से उसको कनेक्ट करूंगा। मतलब इस रिमोट रेपो को कनेक्ट करने के लिए आप जैसे ही बना दोगे तो एक आपको कमांड दिखाएगा, गिट ऐड रिमोट ऐड ओरिजिन। ये कमांड यहाँ से आप कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद जहां से आपको ऐड करना है, यहाँ से ऐड करना है, तो पहले आप देख लो कोई रेपो आपके इस लोकल रेपो से कोई रिमोट रेपो कनेक्टेड है क्या। उसको देखने के लिए कमांड क्या, गिट रिमोट स्पेस -v। फिर उसके बाद आपका कोई रेपो कनेक्टेड नहीं है मेरा, तो अब इसको कनेक्ट कर दो। फिर आप देखो लिस्ट, तो आपको दिखा रहा है फेच। फेच मतलब पुल, उस मतलब उस। अब यहां से अब ये आ चुका है। अब ऑब्वियसली बात है, आप किसी लोकल सिस्टम में रिमोट रेपो में डालोगे तो बिना परमिशन के तो नहीं कर दोगे। और जो अभी जो सपोर्ट करता है वो ऑथेंटिकेशन होता है टोकन बेस्ड। तो पहले क्या था कि सितंबर 2021 से पहले जो हम पुश करते थे वो हम करते थे पासवर्ड बेस। पासवर्ड बेस तो आज की डेट में बहुत अनसिक्योर हो गया है। पासवर्ड किसी को बदल सकता है। आज की डेट में हर टूल में एक एमएफए आता है। ये भी एमएफए ही हुआ, होता नहीं था। तो अब उसको करने के लिए आपको एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करोगे। समझ रहे बात को। लोकल रेपो से ऐसे तो ना तुम रिमोट में कुछ भी डाल दोगे, रिमोट रेपो से परमिशन लेना पड़ेगा। तो रिमोट रेपो का यूजर नेम और उसका टोकन चाहिए। टोकन कैसे जनरेट कैसे करेंगे, टोकन के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे आप आइए, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। और ये भी है स्कोप लेवल, समझते हो स्कोप लेवल। आप लोग यदि सर्वर पे काम करते हो एडीबीडी पे कहीं पे, तो ग्रुप पॉलिसी लगाते हो या कुछ ऐसा कुछ काम करते हो, तो आप उसके स्कोप लेवल है। आप यूजर पे लगा रहे हो, ओयू पे लगा रहे हो, ग्रुप पे लगा रहे हो, या पूरे डोमेन पे लगा रहे हो, या फॉरेस्ट पे लगा रहे हो, ये क्या होता है, स्कोप लेवल्स होते हैं। जैसे नॉर्मल एग्जांपल दूं, लुक एट ए बिल्डिंग है। आपको इस बिल्डिंग में किस किस रूम में जाने की परमिशन है। तो आपको परमिशन सिर्फ किसमें है, नकुल सर के रूम में, या आपको इस रूम में, या तो ऊपर सारे जहाँ प्रैक्टिस रूम होते हैं, या नीचे कॉरिडोर में, या अकाउंट सेक्शन में, या रिसेप्शन में। ऐसा तो नहीं किसी रूम में घुसते चले जाओगे, ऐसी पॉसिबिलिटीज तो नहीं है ना। तो क्या है कि भाई आपके लिए, स्टूडेंट के लिए किसको प्लेयर बनाएंगे, आपको जाने का कहाँ कहाँ परमिशन है। तो जब आप टोकन बनाओगे, मतलब उस कार्ड से, जो आपका कार्ड बना, उस कार्ड को लेके आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। कहाँ जैसे वाला कंपनी भी होगा ना, भाई मान लो कोई सर्वर रूम है, सर्वर रूम दो ना, आप तो उस कार्ड से स्वाइप करके चले जाओगे। वो उस कार्ड होता है कि आपको एंट्री लेवल में ही सपोर्ट करेगा। स्वाइप किया अपने आप चेक इन हो गया, आप यहाँ पे आ गए। अब ऐसा ना, जहाँ सर्वर डेटाबेस रखा वहां पे आपको एक्सेस दे देंगे आप एंट्री लेवल के इंजीनियर हो। वो तो कुछ ही लोगों को एक्सेस होगा ना, डेटाबेस वाले जहाँ रखे होंगे। तो उसको इसको बोले, तो हम जो एक टोकन बना रहे हैं उस टोकन के थ्रू हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मतलब क्या क्या उसके थ्रू क्या क्या परमिशंस हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जो आप टोकन पासवर्ड बना रहे हो, मतलब पासवर्ड बेस तो है ही, सपोर्ट ही नहीं करता। अब क्या है, टोकन बेस। अब टोकन, उस टोकन से क्या क्या आपको एक्सेस मिलेगा, तो उसमें स्कोप लेवल पे आप वो कर सकते हो। तो अब क्या है, दो ये लॉगिन, आप टोकन जब जनरेट करोगे तो आपका, जैसे अकाउंट में एडब्ल्यूएस में क्या आपको वो लगता है एमएफए, तो आप गिटहब अकाउंट में एमएफए मैंडेटरी हो गया है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये तो आप समझ, तो ये बताना पड़े तो बेकार है फिर। ये इतना इजी क्वेश्चन मत पूछो मुझसे। ये आपस में खुद भी आप डिस्कस कर सकते हो ये क्या होता है, क्यों करते हैं। ये गिटहब ऐप में कहाँ पे आ गया भाई। यहाँ पे आप आइए, पर्सनल एक्सेस टोकन। पर्सनल एक्सेस टोकन में जो पैट है, इसमें दो चीजें ऑप्शन आ रहे हैं। एक फाइन ग्रेन टोकन है और एक आपका टोकन क्लासिक है। फाइन का मतलब होता है बहुत बारीकी लेवल में आपको ना कहीं कहीं एक्सेस देना है कुछ रिसोर्स में, तो वहां फाइन ग्रेन टोकन बनाओ। इसके लिए ना मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है। इस डॉक्यूमेंट को आप रीड करिए, क्योंकि मे भी आपको वो इशू कर सकता है। भाई सिक्योरिटी का है, जब आप काम करोगे एनवायरमेंट में तो ये क्वेश्चन पुटअप होंगे कि भाई कहाँ पे हमें फाइन ग्रेड यूज करना है, कहाँ पे हमें क्लासिक यूज करना है। ऐसा हो सकता है। तो सारी चीज माइंड में मैं भी नहीं रह सकता। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे
आपके लिए वो जो भी पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसमें आपका एक होगा सर 25 में डिफाइन किया गया क्या वो, इसी में शायद इस फाइल में नीचे यार मुझे लगता है टोकन का वो कर दिया गया है। नहीं नहीं यार, मैंने एक नया नया डॉक्यूमेंट बनाया था। टोकन का डॉक्यूमेंट वो था आपका डॉक्यूमेंट। डेवॉप्स एंड क्लाउड। हाँ ये यहाँ पे रखा है एक्चुअली, ठीक है। गिट क्लासेस टोकन एंड फाइन ग्रेन टोकन, इसके बेस में आप डिफरेंस देख लो। ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ लेना, मतलब कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ और दे देता हूँ। कुछ यहाँ पे स्कोप लेवल, जैसे मान लो कि क्लासिक टोकन मतलब कि आपको ब्रॉड लेवल परमिशन चाहिए, मतलब कि एक एडमिन लेवल की। मतलब इसमें क्या होता है कि परमिशन में पूरे फुल एक्सेस मिल जाता है, जहाँ पे जो भी परमिशन दोगे उसमें फुल एक्सेस मिल जाएगा। फायर ग्रेड मतलब होता है कि उसके अंदर बहुत कुछ ही लेवल का एक्सेस देना है। तो यहाँ पे स्कोप लेवल ब्रॉड परमिशन, मतलब कि पूरे रैपो का परमिशन चाहिए आपको। एडमिन लेवल का यूजर लेवल एक्सेस, यहाँ पे देखते हो। परमिशन में क्या है, फुल एक्सेस टू रिपोजिटरी, जैसे मान लो कि उसमें यूजर डेटा आपको ऐड करना है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, टोकन विद रेपो स्कोप कैन रीड राइट ऑल रेपोजिटरीज। मतलब आपने इधर रेपो वहां पे स्कोप लेवल लगाया है, सिलेक्ट किया है। तो इस स्कोप, ये स्कोप नेम है आपका रेपो। इसका मतलब क्या है कि आप उसमें उस पर्टिकुलर रेपोजिटरी में रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो यूज केसेस दे रखा है, तो ये सब गिटहब क्लासेस पैड के बारे में दे रखा है। बड़ी बोला है कि मान लो ये टोकन आपका लीक हो गया, तो सिक्योरिटी इशू भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें परमिशन में हाई लेवल की मिली हुई है। क्योंकि रेपो परमिशन, क्योंकि स्कोप लेवल रेपो ही डिफाइन है। रेपो के अंदर कुछ और भी दे रखा होगा, रेपो में रेपो लिस्ट है, रेपो रीड है, रेपो राइट है। तो उसको और बोलेंगे, उसको बोलेंगे फाइन ग्रेड। बट आपको रेपो में पूरी परमिशन मिल गई। तो मान लो इस टाइप का टोकन आपका लीक हो जाता है, तो अटैकर्स या हैकर्स क्या कर सकते हैं, उस रेपो में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो एक सिक्योरिटी रिस्क भी है इसमें। फिर और नीचे आओगे तो यहाँ पे ना फाइन ग्रेड के बाद रखा है प्रिसाइज प्री रिपोजिटरी प्री एक्शन परमिशंस, तो ये आपका यहाँ पे दे रखा है। ये एक्चुअली काम आता है आपके पाइपलाइन के टाइम में। ये अभी हम इसका मैं कोई रियल यूज करा भी नहीं पाऊंगा, जब मैं तब करा पाऊंगा जब हम यहाँ गिट लैब में पाइपलाइन बनाएंगे, या आपका सी जेंकिंस में CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, तो वहां पर जब टोकन जनरेट करेंगे वो क्या होगा, फाइन ग्रेड टोकन होगा पाइपलाइन के केसेस में। तो मैंने यूज केसेस भी दिए हैं। इसमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट टू स्पेसिफिक रेपोजिटरी, उस पर्टिकुलर रेपो में, वो भी रेपो के अंदर कोई स्पेसिफिक परमिशन में भी आप लगा सकते हो कि इसमें यही परमिशन होगी। क्योंकि जो देखो, जो आपका क्लासिक टोकन था उसमें रेपो करके ही एक स्कोप लेवल आ रहा है। रेपो में दिया तो रेपो मतलब जो जितना ऑपरेशन करते हो सब कर सकते हो। बट फाइन ग्रेड में क्या है कि रेपो रेपो के अंदर और भी ऑप्शंस आएंगे, कि वहां पे राइट या लिस्ट या रीड या कुछ भी ऐसा देना है, पुल या पुश, तो वो सब अलग अलग दे रखा है। तो उसको हमने उस परमिशन लेवल को क्या है, पूरा फाइन वहां पे डिफाइन कर दिया। तो जो आपको लगता है पुश का देना तो पुश दे दो आप, आपको सिर्फ पुल की परमिशन देना तो पुश, सिर्फ पुल दे दो, कोई पुश नहीं कर पाएगा। तो वो एक फाइन ग्रेड लेवल की परमिशन हो गई। तो इसका रियल वर्ल्ड में देखा, जैसे मान लो मुझे पुश पुल करना है तो हम ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी मुझे स्पेसिफिक मतलब वो करना होगा जेंकिंस के उसमें टाइम में, CI/CD पाइपलाइन के टाइम में, तो उसमें हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इसका एक टेबल यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें ब्रॉड लेवल की परमिशन मिलती है, इसमें नैरो मतलब कुछ ही परमिशन मिलेंगी। या तो ऑल मिलेगा या तो नथिंग, या तो सब कुछ नहीं तो कुछ नहीं। इसमें क्या है कि पर रिपोजिटरी की वाइज में उसमें जो भी आपको परमिशन वो दे सकते हो। इसमें रीड राइट डिटेल फुल कंट्रोल, इसमें क्या है ग्रैनुलर, ग्रैनुलर समझते हो, छोटे से छोटे लेवल की परमिशन देना। या जिसे बोलो कि मैं, आपने AWS में पढ़ा है इनलाइन पॉलिसी। एक आपने, वैसे आप 3 तरीके से पॉलिसी लगाते हो। इनलाइन पॉलिसी का मतलब पता है आप लोगों को, भूल गए हो क्या आप? इन बट ग्रैनुलर मतलब, देखो ग्रैनुलर मतलब होता है बारीक, छोटे छोटे लेवल की परमिशन देना है तो आप दे सकते हो। इसमें बोला छोटे लेवल कोई परमिशन ही नहीं है, देना है तो पूरा दो, नहीं तो मत दो। समझ रहे हैं? इसमें कोई ग्रैनुलर लेवल की परमिशन साइन करने का इसमें ऑप्शन नहीं है। एक्सपायरेशन इसमें ऑप्शनल है, मतलब कि ये लॉन्ग लिव्ड है, मतलब कि चाहो तो इसमें एक्सपायरी को इंडेफिनेट कर दो, कभी एक्सपायरी ना हो।
इसमें शॉर्टेज करते हैं, बट उसमें भी ऐसा नहीं, इसमें भी डेज का ऑप्शन है कितने दिन करते हो। तो इवेंट टू यूज विच कब कहाँ यूज करना चाहिए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा यूज दे रखे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना पूरा डॉक्यूमेंट, ठीक है। कहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको दिख जाएगा, कहाँ पे क्या ब्लॉक्ड है। तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा क्लासरूम में, आप बार पढ़ना, पढ़ने के बाद पूछना कि, क्योंकि उस आप पढ़ने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उससे उसमें कुछ टर्म्स निकल के आए, जैसे मान लो कि एक टर्म आया ग्रैनुलर, तो मे भी सर आपको उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा टेक्निकल, उसको कैसे रिलेट किया जाए, तो मैं आपको उसको रिलेट करके बता दूंगा। अब मैं सारा डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा तो फिर वो पढ़ाने का तरीका भी सही नहीं है, पढ़ के सुनाऊंगा कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टोकन क्लासिक में आते हैं, और यहाँ पे टोकन जनरेट न्यू टोकन, और टोकन क्लासिक जनरेट करना है यदि आप पोस्टपुल कर रहे हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दिया टोकन 27 करके मैंने किया, और ये कब तक, 1 महीने का टाइम दिया होता है, या तो नो एक्सपायरेशन कर दो 7 डेज के लिए, या कस्टम 1 डे 1 आवर या ऐसा कुछ भी देना है। तो हमने 30 डेज डिफॉल्ट सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे रेपो पे ऑप्शन आते हैं। रेपो, रेपो में मतलब क्या है, जो भी काम करता है, मैंने बोला यहाँ परमिशन क्या है, अब रेपो को क्लिक करके दूसरा वहां पे नहीं है, आप रेपो में सेलेक्ट किया तो रेपो सब, या तो इसमें ऐसे आप सिलेक्ट परमिशन दे सकते हो, बट इसमें मुझे सभी परमिशन आ रही है। रेपो दे दो, एक डिलीट रेपो का दे दो। अभी मैं सिर्फ 2 ही दे रहा हूँ, देखते हैं कि इन 2 उससे मुझे वो परमिशन देगा कि नहीं देगा। बाद में आप टोकन के परमिशन को, स्कोप लेवल को एडिट कर सकते हो। समझा रहे बात को, ये टोकन बन के आ गया। टोकन को आप यहाँ से कॉपी करके, मतलब मैं टोकन को यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। अब यहाँ पे करने के बाद मैं यहाँ से गिट पुश स्पेस यूजर ऑथेंटिकेट यूजर हाइफन यू, एंड देन ओरिजिन, आपका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आप कर रहे हो, और वो हमारा मास्टर ब्रांच है। ओरिजिन में आपको ब्रांच का नेम डिफाइन करना है, वो क्या रहेगा आपका मास्टर गिट। हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं अपने लोकल रेपो में स्टोर कोड फाइल को, कहाँ ले जा रहे हैं, सिंपल गिट हब पे। तो गिट पुश हाइफन यू एंड देन ओरिजिन एंड देन मास्टर। अब आपसे पूछेगा आपका यूजर नेम क्या है, से मुझसे नहीं बोला है, इसलिए मुझसे ये इसलिए नहीं ये पूछा क्योंकि ना मेरे में ब्राउजर में सेव हो चुका है। आप लोग परफॉर्म करके देखो इसको, मुझे ना भी ब्राउजर की कैश हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ेगी। आप लोग मतलब कर रहे हो उसको, नहीं कर रहे हो, ये करोगे तो नहीं करो तो कोई बात नहीं, देख लो। यदि मान लो आपको यहाँ परमिशन का इशू मतलब होगा, तो उसमें ना आप बाकी परमिशन भी करके देखो, और बहुत इजी है। आपको मान लो इनमें से जो टोकन आप बना रहे थे, उस टोकन में यदि मुझे पुश करना है, तो आप A2 से पूछो ना कि मुझे पुश करने के लिए कौन कौन से स्कोप लेवल की रिक्वायरमेंट है क्लासिक टोकन में। दो, AI टूल को यूज करने का मेथड ये होता है कि आप उससे क्वेरी किस तरीके से कर रहे हो। मतलब मान लो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पुटअप करते हो, तो कभी कभी होता है मेरा आपका क्वेश्चन पूछा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपको क्वेरी करने का तरीका एग्जैक्ट नहीं था। कुछ लोगों ने क्वेश्चन सही तरीके से किया, मतलब उनका, तो आप जैसा उससे जिससे अच्छे लगे क्वेश्चन करो, आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। तो क्वेरी करना भी AI टूल्स में यही है आपके उसमें। AI टूल का जो क्लाउड में AI टूल का कोई मतलब नहीं होता इसमें, DevOps में DevOps इतना यही है, आपके यही सब AI टूल्स हैं। मतलब बट कहाँ आप देखो, जैसे कि गिटहब किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो AI टूल है वो बेटर कंपैटिबिलिटी होगी। मान लो मुझे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर को लॉन्च करना है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्वर मेरे अपना कंपनी चलाना है, तो मेरे लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या होगा, एजूर। भाई दोनों एक ही कंपनी के हैं ना, मुझे कंपैटिबिलिटी इशू कभी आएगा ही नहीं, कोई सिक्योरिटी इशू आएगा नहीं है। नहीं समझ बात को। तो उन्होंने आपको कहाँ से कौन सा AI टूल यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो हम अभी हम गिट कर रहे हैं, तो गिटहब के लिए गिटहब का को पायलट है, अब उससे क्वेश्चन पुटअप करो, वो बताएगा आपको। मतलब मान लो मैंने टोकन में जनरेट कर रहा हूं, मैंने 2 जगह चेक मार्क किया, एक रेपो और एक डिलीट रेपो। मान लो उससे मेरा पुश नहीं होता, और मुझे इससे क्वेश्चन करना है कि भाई इसमें और कौन कौन स्कोप लेवल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको पुश करने के, तो आपको तो किसी के मतलब बहुत चीजें तो आप खुद ही कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे पुश हो गया, पुश होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आते हैं, क्या कहते हैं आपके सेंट्रल रेपो, इसमें बैक आते हैं, रेपोजिटरी में चलते हैं। और रेपो किस नाम से बनाया था हमने, ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पैथन आ गया है, तभी पैथन दिखा रहे हैं आपको, दिखाता ना इसमें कितना कितना परसेंटेज है, 100% सब किसके कोड है, पाइथन के कोड है।
अब यहाँ पे क्या है कि मुझे रीडमी ओमडी डॉट फाइल बहुत जरूरी है, बिना इसके कोई डिप्लॉयमेंट होगा नहीं। मतलब ऐसा, मतलब ये नहीं कि इस फाइल में कुछ नहीं, ये एक नोट है, इसमें कोई इसका कोई लेना देना नहीं है उस कोड से। इसमें ये बताया जाता है कि डिप्लॉयमेंट करने के लिए आप क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। मान लो कोई डेवलपर होता है तो डेवलपर को लोकल होस्टिंग तो आती है ना, अपने लोकल होस्ट में 127.0.0.1 करके, या डब्ल्यू एच टी टी पी करके लोकल होस्ट करके पोर्ट नंबर, ये तो उसका डेवलपर का काम होता है। तो वो बताया गया कि इसको होस्ट करने के लिए क्या क्या है, और आपको उसको पब्लिकली करना वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो readme.md फाइल ऐड करो। ऐड में जो भी लिखना है, जो भी कंटेंट, मतलब यहाँ पे आप डिफाइन कर दोगे पाइथन का, आपको कौन सा पाइथन का 3 आपको रिक्वायरमेंट है, तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। ऐसा मतलब कि पाइथन का 3 वर्जन चाहिए। यहाँ पे चेंजेस करके कमिट करके सेव कर दो, और यहाँ सेव कर दो। इसके बाद वहां से पुश करने से पहले आप पहले इसको पुल कर लो, दोनों का लेवल सेव कर लो। यहाँ पे जाइए और देखो, आप ls करोगे तो यहाँ पे इस डायरेक्टरी में कोई भी वो नहीं है, readme.md। तो यहाँ पे क्या करना है, git स्पेस, और यहाँ से जब आप भी वहां जब आप readme.md फाइल ऐड कर दोगे तो पहले पुल ही करना है, पहले पुश मत कर देना गलती से भी, नहीं तो नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्शंस हो गए। कॉन्फ्लिक्शंस भी रिजॉल्व करना सिखाऊंगा। गिट पुल स्पेस एंड देन ओरिजिन स्पेस, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा आपका मास्टर। आप यहाँ पे ls करके देखिए, आपको क्या दिखेगा, कैट स्पेस readme.md, दिख रहा है, आ गया। गिट स्टेटस देख लो आप। तो मैंने आपको पुश और पुल करना सिखाया। अब मान लो अब ये चीज यहाँ पे भी आ गया होगा, अब इसको रिफ्रेश करो, देखो आ गया readme.md, वो ऑटो सिंक हो जाएगा। अब मैंने ये पुश पुल सिखाया गिट बैश से। अब मुझे मान लो पुश करना है कहाँ से, VS कोड से। तो मान लो यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेते हैं, नया फाइल बनाते हैं, कैट स्पेस एरो स्पेस कोड 4.py। सब कोई फाइल बना हुआ है क्या, नहीं है। यहाँ पे हमने कुछ भी, अच्छा ये यहाँ पे ना, अच्छा मुझे यहाँ एडिट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैं एडिट कर क्यों रहा हूँ, जब मैं एडिटर के अंदर हूं, तो मैं एडिट क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे लिख दो, ठीक है। यहाँ से अब इसको लाइंस को नीचे लाके यहाँ पे इसको हटा दो, और फाइल पे जाके करना है इसको सेव, और यहाँ पे क्या कर देना है, गिट एड डॉट, एंड देन गिट स्पेस कमिट स्पेस हाइफन m स्पेस एंड देन m6, ठीक है। अब यहाँ से करना है, तो यहाँ से करने के बाद ये अपेंड हो गया, मतलब अपेंड भी हो गया, मॉडिफाई भी हो गया, उसके बाद ये भी हो गया। वो इतना जल्दी कर दिया, वो m भी आया और a भी आया और चला गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास ना इसमें ऑप्शंस आएंगे, इसको पुश करने के लिए। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे ऑप्शंस कहाँ से आते हैं मैं फॉरगेट कर रहा हूँ। नीचे मैं देखना ये चाह रहा हूँ, इसमें राइट क्लिक करके ओपन एडिटर्स सब तो हो ही रखा है, इसमें रेपो में क्लिक करो सबसे ऊपर आके। ग्रीन वाला आइकन को क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड में ऊपर ऊपर, हाँ ये यहाँ पे आएगा, इस पे ब्रांचिंग वाले में ना, हाँ इस- ये ब्रांचिंग वाले जो आपके दिख रहा है, ये उसको भी सोर्स करना है। कंट्रोल पे आना। इसके बाद आने के बाद जो चेंजेस वो सिंक कर लो, ये ये सिंक कर दोगे तो मे बी शायद वो वहां पहुंच जाएगा, फिर देखते हैं। कनेक्टेड है। कनेक्टेड है तो ये कर जाएगा। वुड यू लाइक टू यूज इसको टू क्रिटिकली रन गिट, फेच करना है, ठीक है। तो इस आइकन में क्लिक करके करोगे, इसमें ना ये ना राइट मार्क जो आ रहा है उसमें वो कर देना, क्रिएट एम्पटी कमिट, देयर नो चेंजेस दिखा रहा है यहाँ पे। ये मैसेज डाल देना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैं C7 डाल देता हूँ, और ये जाके यहाँ पे ना सेव कर देता हूँ, फाइल एंड देन सेव। इसको भी दोबारा करते हैं, सेव करने का आपका जो है, ये देखते हैं गिट स्टेटस क्या आ रहा है यहाँ पे। क्लीन है, ठीक है। ये क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। एक बार पहले देखते हैं गिट हब में जाके, वहां पे यहाँ से फेस सिंक हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लो, देखो कोड 4.py आया कि नहीं आया, आगे देखो, वो सिंक अप कर लो। एक्चुअली मेरा क्या है ना, यहाँ पे ब्राउजर में सारी चीज सेव्ड है। आप भी एक बार मतलब क्लिक कर दोगे ना, पासवर्ड आता है स्wipe करने के लिए, यस कर दोगे, फिर दोबारा आपको पासवर्ड डालने की रीड नहीं होती, तो इसलिए वो आपको दिखा रहा है। आप करना, आपको इशू आएगा तो मैं उसमें रिजोल्व करा दूंगा। तो ये आपका हो जाएगा। बैक आके फिर आपको कोई भी चेंजेस करना है, ये कमिट मैसेज मैंने डाला है, आपको करना है तो
अब मान लो मुझे फिर से बनाता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ। कोड 5.py, मैं उस प्रोसेस को एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक नया फाइल लिखा, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस किया, चेंजेस करने के बाद आप चेंजेस कर दो, चेंज करो सीधा यहाँ पे आ जाओ। अभी मैंने कुछ नहीं किया ना, मतलब मैंने इसको ऐड या और कमेंट नहीं किया। यहाँ पे चेंजेस हुआ तो यहाँ पे ना आप डालो C8, यहाँ पे वो आना चाहिए ऑप्शन, यहाँ पे ना आएगा चेंजेस, ये ना आप यहाँ पे इसको स्टेज नहीं करना, मुझे चेंजेस ना स्टेज करना है, VS कोड लोड स्टेज। लोड नहीं कर रहा, जो आपने फाइल बनाई ना प्रोसेस चल रहा है, लोड नहीं कर पा रहा है VS कोड, कमांड से ही आपको दिखाएगा। बेटर तो वही कमांड से कर दो, नहीं तो अब यहाँ पे ऑप्शन से कमेंट चेंजेस, यहाँ पे आ रहा है स्टेज ऑल चेंजेस, या सिंकअप कर दो। चलो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, गिट स्पेस एंड देन ऐड स्पेस एंड देन डॉट, गिट स्पेस एंड देन कमिट स्पेस -m स्पेस एंड देन C8, ऐसा कुछ भी कर दो आप, उसके बाद सिंकअप करते हैं देखते हैं। वैसे वो कर लेगा, जब आ जाएगा तो यहाँ पे ना राइट मार्क पे क्लिक कर देना। एरर आ गया, ये कैश कर लिया और यूजर ने जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं करा था। तो उसके लिए बेस्ट है कमांड लाइन से करो। हाँ, जब पहले मेरा यूजर नेम कन्फिगर तो वो आभास कुमार था, हम्म, जब मैंने नया एंट्री किया तो उससे आभास डाला था। तो यूजर ट्रैकिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो, किसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो सर ये मे भी ये आया क्या कोड 5, यहाँ पे बार इसको रिफ्रेश करते हैं, सिंकअप नहीं होगा तो भी नहीं आएगा। तो अभी ये नहीं आया, ठीक है ना। वो जब वो वहाँ पे पूरा राइट मार्क आएगा, राइट मार्क पे क्लिक करोगे तब जाके होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये हुआ कि नहीं हुआ, होने को तो हो ही जाएगा। या फिर ज्यादा आपको ये ग्राफिकली वो थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है तो यहीं से पुश कर दो, ठीक है ना। इतना सोचे वो जरूरत नहीं है, गिट टू स्पेस -u स्पेस एंड देन ओरिजिन स्पेस एंड देन मास्टर। या आप गिट यहाँ से कमांड नहीं चले तो आप गिट बैश से चला दो। करना तो हमारा मेन तो टारगेट पुश ही करना है। तो अभी हो गया, अब इसको रिफ्रेश करो। तो इससे अच्छा वहां पे ग्राफिकली क्लिक करने से बेटर क्या है, आप कमांड चला लो। क्यों 10 घंटे आप वेट करोगे, वो 10 घंटे वो फाइंड आउट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बस ये बेस्ट है एडिटिंग के लिए, इससे बेस्ट कोई एडिटर नहीं है मेरे ख्याल से। या आप लोग को ज्यादा, दो डेवलपर को ज्यादा पता होगा। तो ये हमने पुशपुल जो भी था हमने करके देख लिया। अब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ये भी जो भी था आप पूरा कंप्लीट कर लेना, गेट का VCS क्या होता है, LVCS, CVCS, DVCS, गेट कैसे इंस्टॉल करना है वो कर लोगे। कल हम इसको इंस्टेंस में भी कर लेंगे, ठीक है। इंस्टेंस में करेंगे तो वहां पे आपको टोकन डालना पड़ेगा इंस्टेंस, क्योंकि वो अलग नेटवर्क में है तो सेव तो नहीं वहाँ पासवर्ड, तो वहां पे टोकन का वो दिख जाएगा कहाँ पे इंक्लूड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ मीटिंग। किसी ऑनलाइन कोई क्वेश्चन पुटअप करना है, ऑनलाइन किसी का कोई क्वेरी है? नो सर। तो ये परफॉर्म कर लो, परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम ब्रांचिंग में आएंगे, ब्रांच क्यों क्रिएट करते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? है कुछ कुछ आ रहा है, अब तो अभी आया 20 में, कुछ कुछ आपको तो कुछ भी नहीं आ रहा है। बाकी लोग को आ रहा है। पहले कितने क्लास हो गए थे? आज ही पहला क्लास है, आज ही आप दो। ऑब्वियसली थोड़ा स्टार्टिंग से बैठना पड़ेगा क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा रहता है ना भाई, स्टार्टिंग में बैठो तो बेटर रहेगा, या आप वीडियो देख लो, स्टार्टिंग देने समझ में आ जाएगा। आप 20 स्टोरी में आओगे तो कहाँ पता चलेगा। अब थोड़ी बहुत हाँ हाँ